हाँ जी नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हो? आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, मैं रिजवाना और आप है फिलहाल प्रज्ञान क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप दूर से ड्रोन के माध्यम से राजस्थान विशेष हनुमानगढ़ जिले का दृश्य देखिए, है ना। वैसे देखा जाए ना, हनुमानगढ़ ज्यादा घना बसा हुआ नहीं है। वैसे हम आपको बता दें साहब, हनुमानगढ़ नाम का पहले कोई जिला था ही नहीं साहब। इस हनुमानगढ़ जिला वास्तव में पहले ध्यान रखना, इसका जिला मुख्यालय था श्री गंगानगर। कौन सा नगर था? और गंगानगर से अलग होकर जिला बना मित्रों कौन सा गढ़ है? हनुमानगढ़। बात करें हनुमानगढ़ के शुभंकर की, तो शुभंकर है मित्रों छोटा किलकिला। छोटा तो ये माना जाता है मित्रों हनुमानगढ़ का शुभंकर है, हनुमानगढ़ का। और जैसा कि आप लोग पढ़ते आ रहे हो ना कि शुरू से हमने आपको हर दिन किसी न किसी आपके हर जिले का आपको शुभंकर जरूर बताया, है ना। तो आपके हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर पूछे तो बताओगे साहब किलकिला। अब बात करें साहब हनुमानगढ़, वैसे आप हर दिन जब भी आप जिला दर्शन पढ़ते हो ना, मैं आपको हर दिन यही बताता हूँ कि राजस्थान जिला दर्शन आपको विशेषकर बातें दो चार ध्यान रखनी है कि साहब किसी भी जिले से पढ़ने के बारे आपको जिले का इतिहास आपको ध्यान होना ही चाहिए। तो प्यारे प्रेक्षार्थियों, मैं आपको बता दूं राजस्थान में हनुमानगढ़ नाम की रियासत पहले कोई थी नहीं। हनुमानगढ़ नाम कब हुआ, कैसे हुआ, इसका प्राचीन नाम क्या था? हनुमानगढ़ वर्तमान राजस्थान का 31वां जिला है। अब 31वां जिला बना कब, इसकी आपको जानकारी विस्तार में होनी ही चाहिए। तो प्यारे परीक्षार्थियों, वास्तव में देखा जाए ना, इस हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम था मित्रों बटनेर है। नाम क्या बताओगे? बटनेर। और बटनेर में राज करने वाले कौन थे मित्रों? बाटी, और बाटी से बन गया था बट्टी। और बट्टी और बाटी एक ही बात है, तो ये कह सकते हो साहब यहाँ पर राजवंश था मित्रों बाटी राजवंश। राजवंश कौन सा था? तो बाटी राजवंश था। और बटनेर को बसाने वाला सबसे पहला जो बाटी था ना, वो था मित्रों भूपत बाटी। कौन सा बाटी बताओगे? भूपत बाटी। इसने बटनेर का किला भी बनाया, इन्होंने बटनेर का कस्बा भी बसाया। तो ये समझ लो साहब बटनेर को बसाने वाले कौन थे? बाटी थे। अब ध्यान रखना, बटनेर या फिर कह सकते हो साहब ये अपना जो हनुमानगढ़ है ना, ये राजस्थान के सबसे उत्तर बसा हुआ है। इसीलिए ध्यान रखना, इसी बटनेर को पुराने जमाने में उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता था। कौन सी सीमा है? उत्तरी सीमा। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी पूछो तो मित्रों बताओगे कौन सा नेर? बटनेर है। और इसी बटनेर है, बड़े गौर सुनना, बटनेर में राज कर रहे थे बाटी। लेकिन कहते हैं साहब यहाँ पर बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए थे। एक विदेशी आक्रमणकारी गजनी से नाम था राव ढूंढी। क्या नाम था? अब जैसे ढूंढी ने आक्रमण किया ना, तो उसी समय कहते हैं साहब यहाँ का एक बाटी शासक नाम था मंगल राव। कहते हैं साहब ढूंढी ने बटनेर पर आक्रमण किया और मंगल राव ने बटनेर को छोड़ा और छोड़कर सीधे चले गए तन्नौट की ओर। तन्नौट से बाटी चले गए लोद्रवा, और लोद्रवा से बाटी सीधे चले गए कौन से मेर में? जैसलमेर में। तो कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान में यानी 1155 ईस्वी में जो जैसलमेर बसा था ना, उसको बसाने वाला कौन था? जैसल सिंह बाटी था। और जैसल सिंह बाटी मूलतः मित्रों ध्यान रखना बटनेर का ही था। कहने का तात्पर्य है कि साहब जैसल सिंह बाटी के वंशज जो थे ना, ये बाटी ध्यान रखना मूलतः बटनेर के थे। तो प्यारे परीक्षार्थियों, पहले बटनेर बाटियों का था। जैसे कहते हैं साहब गजनी के साथ से ढूंढी ने से पराजित किया, तो मंगल राव यहाँ से भाग गया। और भागने बाद कहते हैं साहब यहाँ पर बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए थे। गजनी का साथ से ढूंढी आ गया। यहाँ पर कहते हैं आक्रमण तैमूर लंग ने भी किया था। यहाँ पर आक्रमण कहते हैं साहब हुमायूं के भाई और अकबर के चाचा कामरान ने भी किया था। तो ध्यान रखना मित्रों, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे साहब आपके बटनेर पर। समय और आगे बढ़ा तो कहते हैं साहब जिस समय कामरान आया ना, उसी समय कहते हैं साहब बटनेर पर अधिकार करने चले गए थे बीकानेर के शासक। और उस समय बीकानेर के तत्कालीन शासक का नाम था मित्रों सूरत सिंह। कौन सा सिंह था? अब याद कीजिए साहब, सूरत सिंह। बीकानेर और बीकानेर में ध्यान रखना, राज करने वाला वंश कौन सा था? राठौड़ वंश। तो कहते हैं साहब इसी सूरत सिंह ने कामरान को पराजित किया। कौन से? नहीं सॉरी, कामरान को पराजित करने कामरान को पराजित किया था मित्रों जैत्र सिंह ने। कौन सी ने? तो जैत्र सिंह ने कामरान को पराजित किया और अधिकार कर लिया बटनेर पर। अब कहते हैं साहब बटनेर पर जैत्र सिंह ने अधिकार किया तो सही, लेकिन जैत्र सिंह लंबे समय तक बटनेर में रहा ही नहीं। और फिर यहाँ कहते हैं साहब शासन करने लगे थे। एक शासक का नाम था जाप्ता खां भट्टी। कौन सा भट्टी था? जाप्ता खां। और उसी जाप्ता खां भट्टी पर आक्रमण किया सूरत सिंह ने। घटना थी 1805 ईस्वी की। और 1805 ईस्वी में कहते हैं साहब सूरत सिंह ने पराजित किया था जाप्ता खां भट्टी को। और कौन सा भट्टी? जाप्ता खां भट्टी। और कहते हैं साहब जाप्ता खां भट्टी को पराजित कर
इसी भटनेर पर अधिकार हो गया सूरज सिंह का। और आगे जाकर कहा जाता साहब इसी सूरज सिंह ने भटनेर पर अधिकार किया ना, उस दिन मित्रों वार था मंगलवार, कौन सा वार है? और मंगलवार आपको ध्यान होना चाहिए भगवान को समर्पित है। और भगवान कौन है आपके? जय बजरंग बली, बोले तो हनुमान जी है। तो कहते हैं साहब मंगलवार के दिन विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इस भटनेर का नाम रख दिया मित्रों हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ रख दिया था? तो सिंपल सी कहानी ये कि जो ये हनुमानगढ़ नाम रखा ना, ये नाम रखने वाला था सूरज सिंह, नाम रखा था 1805 में। वार कौन सा था? मंगलवार। अब बात केवल मंगलवार की नहीं है, आप हमेशा नोट कर लेना। राजस्थान में क्या समूचे हिंदुस्तान में हिंदू परंपरा अनुसार पूरा सप्ताह भगवान में बांट रखा है। क्यों बांटा है? कि ताकि भगवान भी कभी आपस में चूं चपट करे नहीं। शुरुआत होती आज के वार सोमवार से, तो आज वार देवादिदेव महादेव का है और विशेषकर श्रावण का महीना है और श्रावण का तीसरा सोमवार है। और सोमवार के दिन देखना मित्रों राजस्थान के समूचे हिंदुस्तान में जहां पर शिवालय है, जहां पर शिव का मंदिर है ना, वहां शिवालय में कहते हैं साहब भक्तों की भीड़ पड़ती है। तो प्यारे परीक्षार्थियों आज सोमवार है और श्रावण का तीसरा सोमवार है और विशेषकर कहते हैं साहब श्रावण महीने में सोमवार के दिन सर्वाधिक शिवालय में क्या पड़ती? भीड़ पड़ती है। तो पूरा सप्ताह बांट रखा है। सोमवार दे दिया देवादिदेव महादेव को, मंगलवार आया आगे जय बजरंग बली, आया बुधवार तो चूहा लेकर गणेश जी आगे, आया गुरुवार तो साईं बाबा आगे, आया शुक्रवार तो आगे संतोषी माता, आया शनिवार आगे शनि देव, आगे संडे उस दिन छुट्टी रहेगी आपके। यानी भगवान कहते हैं एक दिन तो हमारे लिए भी होना चाहिए। तो प्यारे परीक्षार्थियों मंगलवार के दिन विजय के उपलक्ष्य में इस भटनेर का नाम रख दिया। कौन सा गढ़ है? हनुमानगढ़। तो कहने का तात्पर्य है कि हनुमानगढ़ नामक इस राज्य, इस रियासत, इस जागीर की स्थापना हुई थी 1805 में। स्थापना करने वाला पूछे तो मित्रों बताओगे कौन है? आपके सूरज सिंह। वैसे ध्यान रखना पहले ये भटनेर था, भटनेर की स्थापना की थी भूपत भाटी ने। भटनेर पर बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए। हुमायूं का भाई कामरान आया, कामरान को पराजित करने चला गया बीकानेर का राठौड़ शासक जैत्र सिंह ने पराजित किया, लेकिन भटनेर पर लंबे समय तक अधिकार रखा नहीं है। और अब कहते हैं साहब जैत्र सिंह पुनः कहाँ चले गए? बीकानेर। उसी बीकानेर में जैत्र सिंह का वंश शासक बना मित्रों सूरज सिंह, और सूरज सिंह ने जाप्ता का भट्टी को पराजित कर 1805 ईस्वी में इस जिले का नाम रख दिया। कौन सा गढ़ है? हनुमानगढ़। अब कहते हैं साहब हनुमानगढ़ अलग से जिला नहीं था, अलग से कोई रियासत नहीं थी। हनुमानगढ़ की रियासत पूछो तो बतानी साहब बीकानेर रियासत। हनुमानगढ़ कौन सी रियासत हो गया था? बीकानेर। कारण क्या? यह हनुमानगढ़ नाम रखने वाला सूरज सिंह बीकानेर गई था। अब कहते हैं साहब जैसे हिंदुस्तान आजाद हुआ और हिंदुस्तान आजादी के साथ ही साथ 30 मार्च 1949 ईस्वी को राजस्थान में बीकानेर से एक जिला अलग बन गया मित्रों। कौन सा? श्री गंगानगर। तो कहते हैं साहब जो हनुमानगढ़ है ना, ये हनुमानगढ़ कहते हैं साहब पहले श्री गंगानगर का ही एक भाग था। श्री गंगानगर का। तो बड़े गौर से सुना, रियासत कालीन राजस्थान में तो हनुमानगढ़ था बीकानेर का अंग, यानी बीकानेर का ठिकाना कह सकते हो। वर्तमान में ध्यान रखना हनुमानगढ़ का संभाग मुख्यालय भी बीकानेर ही है। लेकिन जैसे हिंदुस्तान आजाद हुआ, जैसे राजस्थान एकीकरण प्रारंभ हुआ, तो कहते हैं साहब बीकानेर से अलग करके श्री गंगानगर एक अलग से जिला बना दिया। तो श्री गंगानगर जिले का अभिन्न अंग कौन सा था? हनुमानगढ़। लेकिन समय और आगे बढ़ा तो हाल ही में कहते हैं साहब 12 जुलाई, कौन सी है? 12 जुलाई 1994 है। 1994 ईस्वी में अपने राजस्थान का 31वां जिला, राजस्थान का 31वां जिला बना और उसी जिले का तो नाम है मित्रों हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ बताओगे? तो हनुमानगढ़ नामक मित्रों जिला बनाता मित्रों कह सकते हो साहब आपके इसी 1994 ईस्वी में, यानी 12 जुलाई 1994 से पहले आपके राजस्थान में हनुमानगढ़ नाम का कोई जिला तो था ही नहीं। बड़े गौर से सुनना और समझना, फिर से बता रहा हूँ मित्रों, वास्तव में हनुमानगढ़ नाम की पहले कोई रियासत नहीं थी, हनुमानगढ़ नाम का कोई नगर नहीं था। पहले नाम था भटनेर। शॉर्ट में भाई मात्र 30 सेकंड बता रहा हूँ, गौर सुनते जाना। भूपत भाटी ने बसाया भटनेर, भटनेर को बसाने वाले भाटी चले गए थे जैसलमेर की ओर। उसके बाद यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुए। एक विदेशी आक्रांता बोले तो हुमायूं का भाई कौन है? कामरान आया, पराजित जैत्र सिंह ने किया। तब से कहते हैं साहब भटनेर पर अधिकार किनका हो गया? राठौड़ों का।
फिर भी कहते हैं साहब राठौड़ लंबे समय तक रही नहीं रहे, तो वहां राज करने लग गया भाई जाब्ता का भट्टी, और जाब्ता का भट्टी को पराजित किया होता सूरज सिंह, और सूरज सिंह ने 1805 ईस्वी में नाम रख दिया मित्रों कौन सा गढ़ है, हनुमानगढ़। तो प्यारे परीक्षार्थियों, हनुमानगढ़ नामक एक नगर की स्थापना हुई थी 1805 में, लेकिन हनुमानगढ़ अलग से जिला बना था 12 जुलाई 1994। और हनुमानगढ़ के पहले पूछे जिला कौन सा बता देना साहब, श्री गंगानगर, यानी गंगानगर से अलग हुए ये समझ लो। हाँ 1994 हाल ही में, हम जैसी आत्मा तो थी नहीं तब, बिल्कुल हाल ही में। हाल ही का मीन ये कि राजस्थान में 33 जिले हैं, 31वां नंबर है तो हाल ही बताओगे ना। और बाकी राजस्थान में अधिकतम जिलों का गठन तो हो गया था साहब 30 मार्च 1949 को, और बाकी जो बचे हुए जिले जिनको घोषणा करनी थी वो हो गए थे साहब आपके 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 के बाद में जितने भी है ना वो सारे सारे आपके हाल ही माने जाएंगे। हाँ बिल्कुल, निर्मल कुमार से कह रहे उत्तर बड़ किवाड़, तो इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कह दो या उत्तर बड़ किवाड़ कह दो। तो मित्रों ये उत्तरी सीमा का प्रहरी आज जिला कौन सा गढ़ है, हनुमानगढ़ है। अब देखना साहब, इसी हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो ये भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी दिशा में आप भली भांति देखते हैं साहब, उत्तर दिशा में है। अब बड़े गौर से सुनना और समझना। देखना राजस्थान तो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। वैसे उत्तरी अक्षांश का जो सबसे अंतिम जो हिस्सा, जो अंतिम जो बॉर्डर जो टच होता है ना पंजाब से, वो ध्यान रखना श्री गंगानगर जिले का। कहीं के इतिहासकारों ने हनुमानगढ़ बताया, लेकिन ध्यान रखना भाई उत्तर में जो अक्षांश स्थिति है ना 30 डिग्री 12 मिनट, तो 30 डिग्री 12 मिनट वाली जो रेखा है ना, वो रेखा कहते हैं साहब श्री गंगानगर से गुजरती है। गुजरेगी तो हनुमानगढ़ से भी, लेकिन जो अंतिम छोर बताओगे ना मित्रों श्री गंगानगर का बताओगे। और उसी गंगानगर के निकट जिला कौन सा आएगा, हनुमानगढ़ आएगा। देशांतर स्थिति देख लेते हैं, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब बात करें साहब हनुमानगढ़ की, तो हम आपको बता दें हनुमानगढ़ की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। राजस्थान के सबसे उत्तर में जिला बोले तो कौन सा गढ़ है, हनुमानगढ़ है। आज हम हनुमानगढ़ का जिला दर्शन देख रहे हैं। हनुमानगढ़ श्री गंगानगर से अलग हुआ और 12 जुलाई 1991, फिर से लिख रहा हूं मैं, 12 जुलाई 1994 को राजस्थान का 31वां जिला बन गया। वो कौन सा गढ़, हनुमानगढ़ है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है मित्रों ध्यान पंजाब से। कहां से लगेगी, तो पंजाब से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है। हनुमानगढ़ के जिले की बात करें तो हनुमानगढ़ के इधर कैसे, तो साहब उत्तर पश्चिम में जिला आएगा साहब श्री गंगानगर, इधर आएगा साहब नीचे जिला कौन सा, बीकानेर, इधर जिला कौन सा आएगा साहब चूरू। यानी 3 जिलों से सीमा लग रही है। तो एक तो राज्य है और 3 जिले, और कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ही नहीं। तो मित्रों ध्यान रखना। और इसी हनुमानगढ़ की एक बात और ध्यान रखना, हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों की सीमा किससे लगती है, पंजाब से। तो यहाँ पर सर्वाधिक कहते हैं साहब पंजाबी भाषा का असर रहता है ना। पंजाबी भाषा, दूसरी रहती है सिंधी भाषा। तो मित्रों राजस्थान में सर्वाधिक पंजाबी और सिंधी भाषा का प्रयोग होता है। वो मित्रों कहाँ पर होता है, श्री गंगानगर और साथ में है हनुमानगढ़ में। बिल्कुल पंजाब और हरियाणा दोनों है। हाँ इधर आ जाइए साहब। तो मित्रों ध्यान रखना, ये हनुमानगढ़ जो जिला है ना, इस जिले में सर्वाधिक हरियाणवी नहीं बोली जाती, सर्वाधिक कौन सी बोली बताओगे साहब, पंजाबी बोली है। तो मित्रों पंजाबी बोली है, और पंजाबी साथ सिंधी भाषा के बहुत ज्यादा प्रयोग होता है कौन सा गढ़ में, हनुमानगढ़ में। और आगे बढ़ते हैं, इसी हनुमानगढ़ की स्थिति देखे ना तो 29 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और 74 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो ये तो है यहाँ की अक्षांशीय और देशांतर स्थिति। बात करें हनुमानगढ़ जिले की बड़े बड़े कस्बों की, तो सबसे टॉप में कस्बा बसा हुआ है मित्रों सांगरिया, ऐसे कि सगरिया भी कहते हैं। सांगरिया बोलो सगरिया। और सगरिया प्रसिद्ध हुआ साहब संत केशवानंद ने एक संग्रहालय की स्थापना की। आगे चर्चा करूंगा, सर छोटूराम संग्रहालय। तो सर छोटूराम संग्रहालय ध्यान रखना सगरिया में। सगरिया वर्तमान कहाँ बताओगे, हनुमानगढ़ में। ये थोड़ा सा नीचे आओगे तो जिला आ जाएगा साहब आपका हनुमानगढ़। उसके बाद जिला आएगा साहब आपके टिप्पी, है ना। और आपको ध्यान होना चाहिए जब हम चर्चा करते हैं मित्रों सरस्वती नदी की, जब हम चर्चा करते हैं घग्गर नदी की, तो कहते हैं साहब सरस्वती और घग्गर नदी का कह सकते हो साहब जो प्रवेश द्वार है ना, वो टिप्पी गांव ही माना जाता है। उसी प्रकार थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आ जाएगा जिला पीलीबंगा। थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट जो कह रहे थे साहब हम पीलीबंगा से स्वागत करने वाले, तो ये इनका यहाँ स्थान है।
और इसी स्थान में यहाँ पर इनका घर बना हुआ है और खसरा नंबर है 636/434। ये इनके खसरा नंबर है, मकान नंबर बताऊंगा नहीं आगे, है ना। तो मित्रों कहते हैं साहब ये तो पीली मंगा है, इसी के थोड़ा सा नीचे जाओगे आ जाएगा राउत सर, और कहते हैं साहब राउत सर, और आगे आएगा साहब सूरतगढ़, और इन दोनों ही सीमा पर यहाँ एक बहुत बड़ी सभ्यता बसी, उसका नाम है रंगमहल। कौन सी महल है? तो यहाँ तो सभ्यता पीली मंगा, इधर नीचे आओगे सभ्यता कौन सी? रंगमहल है। और ये क्षेत्र हो गया नौर वाला, और नौर याद करना साहब, यहाँ से आपके लिफ्ट नेट निकलती मित्रों, याद कीजिए भाई साहुआ वाली, और उसी प्रकार ये क्षेत्र आ गया आपके बादरावाड़ा, है ना। और नौर प्रसिद्ध हुआ, याद कीजिए साहब किसके लिए? राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध लोक देवता, याद कीजिए गोगा जी, और गोगा जी की जिसे कहते हैं गोगा मेड़ी, जिसे कहते हैं धुरमेड़ी। तो गोगा जी की धुरमेड़ी अर्थात गोगा मेड़ी है वो मित्रों कहा है नौर में, और नौर वर्तमान का हनुमानगढ़ में। और आगे जाओगे तो बादरा, और बादरा याद कीजिए साहब वर्तमान में प्रसिद्ध होता 2012 में सभ्यता स्थल के लिए। यहाँ बादरा में सभ्यता की खुदाई हुई थी। अच्छा मीनाक्षी सोलंकी याद आ रहा है, बंगा पंजाबी भाषा का शब्द है। ओनली बैड को याद आ रहा है डॉक्टर गोगा जी। हाँ, सर्पदंश से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता साहब गोगा जी के मंदिर में, है ना। तो मित्रों ध्यान रखना, ये जो गोगा मेड़ी बोलो, धुरमेड़ी बोलो, कहाँ के? नौर वर्तमान कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तो प्यारे परीक्षार्थियों ये आपके हनुमानगढ़ की स्थिति इधर आ जाते हैं। हनुमानगढ़ का कुल क्षेत्रफल है 9656 वर्ग किलोमीटर। बात करें जनसंख्या की तो जनसंख्या है 17,74,692, और ये जनगणना है मित्रों वर्ष 2011 की, यानी वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार यहाँ पर कहते हैं साहब इतने लोग निवास करते हैं, 17,74,692 लोग निवास करते हैं साहब इस हनुमानगढ़ के 9,656 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार बात करें हनुमानगढ़ के लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात है मित्रों यहाँ का 906, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है? 906। यहाँ का जनसंख्या घनत्व मित्रों 184, यानी 184 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं साहब इसी हनुमानगढ़ जिले में। साक्षरता दर पूछी जाए तो कह सकते हैं साहब 67.13% साक्षर लोग निवास करते हैं। और ये तीनों जो बिंदु है ना, ये है मित्रों वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक है। और मैं फिर से कह देता हूँ, आप 2021 के जब जनगणना के आंकड़े आएंगे ना, तो देखना साहब इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन मिलेगा। और विशेष का परिवर्तन जो हमारा जो रेशियो कहता है उसमें ये है कि साहब जनसंख्या घनत्व तो बढ़ जाएगा, लिंगानुपात जो थोड़ा सा हर बार घट ही रहा है। भाई पिछले आंकड़े देखकर कैसे तो हो सकता है इस बार कोई इतिहास बन जाए और लिंगानुपात बढ़ जाए। बाकी आप देखना 2011 भाई 2001 की तुलना देखना 2011 हमेशा लिंगानुपात घटते क्रम में आ रहा है। लिंगानुपात घटते क्रम में आ रहा है, जनसंख्या घनत्व और साक्षरता दर आपको हमेशा बढ़ते क्रम में मिलेगी। हाँ, बाड़मेर का लिंगानुपात बढ़ा है। वैसे कुछ एक जिले कह सकते हो, कुछ क्षेत्र कह सकते हो, यूं तो कोई आप अपने कोई गांव का कोई रजिस्टर लेकर जाकर कह देंगे साहब पहले हमारे गांव में इतने आदमी थे और इतनी लुगाएं थी, अब साहब लुगाएं इतनी हो गई, आदमी इतने हो सकता है किसी एक क्षेत्र विशेष होता होगा। लेकिन जो मोटे मोटे तौर पर जो अनुमान कह रहा है ना, तो हमारे अनुमान के मुताबिक लिंगानुपात तो ध्यान रखना घटने का कारण आप भली बात ही समझते हैं, है ना। और जनसंख्या घनत्व तो बढ़ना ही बढ़ना है। कारण क्या भाई, जिले का क्षेत्रफल तो बढ़ने से रहा, अब जिला तो वो हुआ रहा, अब क्षेत्रफल क्यों नहीं बढ़ रहा है? जैसे मान लो श्री गंगानगर का क्षेत्रफल पहले ज्यादा था, अब कम हो गया, हनुमानगढ़ अलग जिला बन गया, समझ रहे हो। तो क्षेत्रफल तो वो हो रहा और जनसंख्या का घनत्व आप बढ़ते हुए देख ही रहे हो साहब, दिनों दिन जनसंख्या की बढ़ोतरी हो ही रही है ना, कमी का तो नाम ही नहीं है साहब। और साक्षरता दर है ना, एक अच्छा संदेश है कि साक्षरता दर भी आपको प्रत्येक दशक की वृद्धि में आपको साक्षरता दर है ना बढ़ती हुई नजर आएगी। जो 2001 की थी उससे बढ़कर 2011 में होगी, और अनुमान है कि साहब 2011 से कई गुना ज्यादा बढ़कर है साक्षरता दर आपको मिलेगी 2021 की, समझ गए। तो मित्रों 2021 में तो लिंगानुपात हो सकता है साहब आपको घटते क्रम मिलेगा, लेकिन साक्षरता दर और जनसंख्या घनत्व के बढ़ते हुए आंकड़े है ना बहुत जल्द आ जाएंगे आपको 2021 के। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र मित्रों 5 विधानसभा क्षेत्र है, 7 तहसीलें हैं और 8 उप तहसीलें हैं, है ना। तो 5 विधानसभा क्षेत्र में मोटे तौर पर आपको जो मैंने बताया था थोड़ी देर मैंने कहा ये कस्बों के नाम देखिए, वो कस्बों के नाम नहीं समझ लो साहब, वो विधानसभाओं के नाम ही थे। हाँ,
और आगे चलते हैं मित्रों। इसी मैंने कहा था ना, हनुमानगढ़ का जो सबसे प्राचीन जो किला था ना, किला कौन सा था? भटनेर किला था। अब देना साहब, वास्तव में साहब इस हनुमानगढ़ नाम का कोई जिला था ही नहीं, हनुमानगढ़ कोई नाम था ही नहीं। कहते हैं साहब नाम था भटनेर, और इसी भटनेर दुर्ग की स्थापना हुई थी मित्रों, कहते हैं 285 से लेकर 288 ईस्वी के मध्य। तो शताब्दी बता सकते हो, तीसरी शताब्दी कौन सी है? तो तीसरी शताब्दी में कहते हैं साहब भूपत भाटी ने, बड़े गौर सुनना, भूपत भाटी ने कहते हैं साहब दुर्ग बनाया मित्रों, कौन सा? भटनेर दुर्ग है। और ये कहते हैं साहब राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है। और कहते हैं साहब भटनेर दुर्ग वही दुर्ग है जहां पर कहते हैं साहब सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे। कौन से आक्रमण हुए थे? विदेशी आक्रमण हुए। यहाँ पर कहते हैं साहब महमूद गजनवी भी आया हुआ है, गजनी का शासक ढूंढी भी आया हुआ है। यहाँ पर कहते हैं साहब तैमूर लंग भी आया हुआ है। यहाँ पर कहते हैं साहब वो हुमायूं का भाई, मैंने कहा था अकबर का चाचा, नाम याद कीजिए, कामरान, वो भी आया हुआ है। और यहाँ इसी भटनेर दुर्ग के बारे में कहते हैं साहब ये उत्तरी सीमा या राजस्थान के उत्तर का सबसे जो कहते हैं साहब उत्तरी सीमा का दुर्ग है ना, वो भटनेर है। इसलिए इसे ध्यान रखना, उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। कौन सी सीमा है? तो उत्तरी सीमा का प्रहरी पूछे तो भी कौन सा नेर बताओगे? भटनेर बताओगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आज हम जिस किले की बात कर रहे हैं ना, ये कहते हैं साहब राजस्थान का सबसे प्राचीन किला माना जाता है, सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है। इसी दुर्ग पर पहली बार जिस बीकानेर के राठौड़ शासन अधिकार किया वो था मित्रों जैत्र सिंह। इसी भटनेर पर स्थायी आक्रमण किया सूरज सिंह ने, नाम रख दिया कौन सा गढ़ है? हनुमानगढ़ रख दिया था। अब इस दुर्ग के कई साहब शिल्पी, वास्तुकार का भी नाम आता है, और वास्तुकार का नाम दिया जाता है साहब केकैया। क्या नाम दिया जाता है? तो केकैया नामक वास्तुकार ने वास्तुकारी किया साहब आपकी इसी दुर्ग की। और किस विशेषकर कहते हैं साहब ये जो किला बना हुआ है ना, इस किले की दीवारें बनी हुई मिट्टी से, और मिट्टी से बना हुआ किला उसकी श्रेणी होती है दानवन, तो इसे दानवन दुर्ग भी कहा जाता है। लेकिन एक बात और नोट करना, इसी दुर्ग के किनारे से कहते हैं साहब पुराने जमाने में एक नदी गुजरती थी, कौन सी? सरस्वती। जहाँ वर्तमान नदी कौन सी आ गई? घग्गर है। इसीलिए ध्यान रखना, इसे कहीं इतिहासकारों ने इसकी श्रेणी कर दी है जल, और जल का तो दूसरा नाम होता है औदक है, इसे औदक दुर्ग की श्रेणी में भी मान लिया गया। वैसे मूलतः श्रेणी तो दानवन ही बतानी है, मिट्टी से बना हुआ किला है, राजस्थान का डोकरा दुर्ग है। ये स्टडी अब राजस्थान जी के बारे में हो सकता है तुम्हारे शब्दावली में कोई पुराने होते हैं जो बुढ़े होते हैं उनको डोगरा कहते होंगे, है ना? 1000 बार कह दिया, थोड़े सही ढंग से पेश आया करें। हाँ इधर जी, भटनेर दुर्ग का निर्माण तीसरी शताब्दी में करने वाला भाटी शासक कौन था? भूपत भाटी था। सबसे पुराना दुर्ग है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, मिट्टी से बना हुआ किला है, इसलिए इसे दानवन दुर्ग भी कहते हैं। किनारे से जल है, भाई घग्गर नदी गुजर रही है, तो लोगों ने कहे कि इसे जल दुर्ग भी कह दिया। लेकिन विशेषकर आपको श्रेणी कौन सी ध्यान रखनी है? दानवन वाली। और आगे चलते हैं, ये भटनेर दुर्ग का दृश्य देखिए, यह है भटनेर दुर्ग का मुख्य द्वार, स्पष्ट लिखा हुआ है यह भटनेर दुर्ग है। दुर्ग का जिला कौन सा गढ़ है? हनुमानगढ़ है। मुख्य द्वार से अंदर जाओगे ना तो ये अंदर का दृश्य है, वैसे वर्तमान जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर है ना। ये भटनेर का दृश्य देखिए, ये भटनेर दुर्ग की दीवारें, दीवारों के पास में बुर्ज भी बने हुए है ना, तो बड़ी सी दीवार कर रखी है, बुर्ज बने हुए। और इसी भटनेर दुर्ग में एक कहते हैं साहब मंदिर बना हुआ, जो वर्तमान कह सकते हो साहब बंद अवस्था में, यानी बंद पड़ा है। और कहते हैं साहब पुराने जमाने में ये कहते हैं हनुमान जी का मंदिर होता था। और आपको ध्यान होना चाहिए भटनेर का नाम हनुमानगढ़ है, हनुमान जी के पीछे ही पड़ा है, हनुमान जी के पीछे ही पड़ा है। महिपाल से कोई नहीं, गुड इवनिंग। तो इधर आ जाइए, तो ये हनुमान जी का मंदिर है, जो वर्तमान आप देख सकते हो साहब, दरवाजा लगा रखा है, ताला भी लगा रखा है। तो इसी हनुमान जी के मंदिर की वजह से दुर्ग का नाम और इस कस्बे का नाम कौन सा गढ़ पड़ा था? हनुमानगढ़ पड़ा था। बिल्कुल अंधाराम भाई आप अब आए हो, बाकी हमने बहुत पहले बता दिया, यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमणकारी आए थे। हाँ फिर से कह रहे हैं, गजनी भी आया हुआ है, ढूंढी भी आया हुआ है, कामरान आया हुआ है, तैमूर लंग भी आया हुआ है, बिल्कुल। और आगे चलते हैं, इसी प्रकार इसी भटनेर में एक देवी का मंदिर बना, उस देवी का नाम मित्रों भद्रकाली माता। कौन सी माता है? और भद्रकाली माता का मंदिर बना है भाई हनुमानगढ़ से दूर गांव है अमरपुरा गांव, और इसी अमरपुरा गांव में भटनेर, ये तो आपके भद्रकाली माता का मुख्य द्वार हो गया, ये आपके अंदर का परिसर है। और ये आपके
काले पत्थर की कह सकते हो साहब आपके भद्रकाली माता की मूर्ति लगी हुई है, और भद्रकाली माता की मूर्ति बड़े रौद्र रूप में है ना। तो आप घर बैठे बैठे भाई हनुमानगढ़ की भद्रकाली माता के दर्शन कर सकते हैं और देवी से कामना कर सकते हैं कि हे देवी, हे माँ, हमें इस बार इतनी शक्ति देना, इतनी शक्ति देना, इतना सामर्थ्य देना कि हम हमारे ऊपर लगा हुआ बेरोजगारी कलंक दूर कर सकें और रोजगार लगकर हमारे परिजनों के सपने को साकार कर सके। तो ये है आपके साथ भद्रकाली माता। और भद्रकाली माता का सवाल भी पूछा हुआ, ध्यान रखना कि एग्जाम में आया हुआ है तो पूछा जाता भद्रकाली माता है तो हनुमानगढ़ में, कोई गांव पूछ ले तो बता देना सा अमरपुरा गांव है। वैसे ये भद्रकाली माता का मंदिर है ना, ये बीकानेर में एक शासक कहते राम सिंह है ना, राम सिंह द्वारा निर्मित। वैसे कहते हैं साहब ये भद्रकाली की मूर्ति स्वयं भू मानी जाती है। स्वयं भू में समझते, भूमि में से अपने आप निकली हुई मूर्ति है। इस मूर्ति के मंदिर, इसे मूर्ति के मंदिर, मूर्ति में कैसे तो साहब मूर्ति के मंदिर का जो रूप दिया ना, वो रूप दिया था साहब राम सिंह ने, है ना। और ये समूचे राजस्थान में भद्रकाली का एक ही मंदिर, ध्यान रखना, है ना। हाँ बिल्कुल। और जिस प्रकार देख रहे हो काले पत्थर की मूर्ति बनी हुई है आपके। और आगे चलते हैं साहब, यहाँ इसी हनुमानगढ़ की आप देख सकते हो ये गोगामेड़ी, और इसी गोगामेड़ी को कहा जाता है धुरमेड़ी। तो ये है धुरमेड़ी का मंदिर। पहले तो आप आराम से गोगामेड़ी मंदिर के दृश्य देखिए, मंदिर के दर्शन कीजिए। ये गोगामेड़ी की सीढ़ियां है, ये गोगामेड़ी मंदिर का मुख्य द्वार है। और गोगामेड़ी बोले तो मित्रों राजस्थान के लोक देवता कौन है? गोगा जी। अब याद करो साहब, हमने गोगा जी की विस्तार में चर्चा की थी चूरू में। याद करो साहब, गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा गांव में, ददरेवा वर्तमान गांव चूरू में। याद करो साहब, उन्हीं गोगा जी के समय महमूद गजनवी के साथ मुस्लिम लुटेरे आए और लुटेरों ने क्या चुराई थी? गायें। याद करो साहब, गोगा जी और महमूद गजनवी के मध्य युद्ध हुआ था। याद करो, प्रारंभ हुआ था चूरू एवं ददरेवा गांव से। उसी समय युद्ध हुआ था धुआंधार खतरनाक, इतना भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में कहते हैं साहब गोगा जी का सर धड़ से क्या हो गया? अलग है। अब सिर अलग हुआ, खोपड़ी अलग हुई, तो केवल कहते हैं साहब धड़ रह गई, और बिना सिर के पूरा का पूरा शरीर कहलाता है धड़। अब कहते हैं साहब बिना खोपड़ी के केवल धड़ के सारे गोगा जी लड़ते लड़ते सीधे पहुंचे हैं साहब नौर में, और नौर वर्तमान का हनुमानगढ़ में। और यहाँ पर बनी हुई है साहब गोगा जी की धुरमेड़ी, और इसे कहते हैं साहब गोगामेड़ी। तो सिंपल सी कहानी ये कि महमूद गजनवी के साथ में गायों को छुड़ाते हुए गोगा जी ने अपने प्राणों का त्याग, अपने प्राणों का बलिदान दिया था मित्रों नौर गांव में, और नौर वर्तमान का हनुमानगढ़ में। और जहां पर कहते हैं साहब गोगा जी की कौन सी मेड़ी बनी हुई है? गोगामेड़ी। तो ये समझ लो यहाँ पर गोगा जी की समाधि है। तो एक गोगा जी का मंदिर जिसे कहते हैं शीर्ष मेड़ी, वो तो बताओगे ददरेवा गांव चूरू में। एक है जहाँ गोगा जी का धड़ गिरा, जहाँ गोगा जी की समाधि है ना, वो है मित्रों नौर वर्तमान का हनुमानगढ़ में, और यह गोगामेड़ी। और इसी गोगामेड़ी का बहुत प्रसिद्ध क्या लगता है? मेला। और मेला लगता है मित्रों गोगा नवमी को, और गोगा नवमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी जिसे कहते हैं गोगा नवमी। तो ये गोगा नवमी का सा मेला है। और मैंने ये जो फोटो लिया है मेले के दृश्य के लिया है, बहुत सारी स्टॉल लगी हुई है। यहीं से आप प्रसाद वगैरह जो भी है, मिश्री मखाना, जो भी आप गोटा नारियल लेकर जाओगे ना, तो इन सीढ़ियों से अंदर जाओगे और अंदर आपकी गोगा जी की मूर्ति लगी हुई है। और गोगा जी की मूर्ति का लाभ मिलेगा आपको कौन सी मेड़ी में? गोगामेड़ी में। अब मंदिर के निर्माण की बात कर लेते हैं। तो प्यारे प्रेक्षार्थियों, इसी धुरमेड़ी यानी गोगामेड़ी मंदिर के मूलतः निर्माता, और निर्माता माने जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। निर्माता कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। और कहते हैं साहब इसी गोगामेड़ी फिरोज शाह तुगलक ने गोगामेड़ी की आकृति बना के साहब मकबरा नुमा। कौन सा नुमा है? अब आप देखिए साहब, दूर से देखोगे तो आपको देखना साहब मकबरे के जैसे लगेगा। ये देखिए साहब अलग अलग इन्होंने भाई बिंदु जो लगा रखे है ना। तो मित्रों ध्यान रखना, ये जो गोगा जी की गोगामेड़ी नौर में है ना, तो नौर वाली गोगामेड़ी की आकृति मकबरा नुमा है ना। और इसी मंदिर के बाहर चौतरे पर लिखा हुआ साहब बिस्मिल्लाह। कौन सा मिल्ला है? बिस्मिल्लाह। इसीलिए ध्यान रखना, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना की देवता की श्रेणी में गोगा जी का भी नाम आता है। वैसे ध्यान रखना, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता है तो रामदेव जी, लेकिन रामदेव जी के साथ ही साथ में सांप्रदायिक सद्भावना के देवता माने जाते हैं कौन? गोगा जी। कारण क्या? यानी गोगा जी के मंदिर में दो पुजारी है,
मित्रों ध्यान देना, जो मुस्लिम पुजारी है उसे तो कहते हैं चायल, क्या बोलते हैं, और जो हिंदू पुजारी उसे क्या बोलते हैं, भोपा। और आप भली बात ही समझते हैं कि राजस्थानी परंपरा अनुसार अक्सर हिंदू परंपरा में कहते हैं साहब पुजारी को हमेशा भोपा ही कहा जाता है। तो मुस्लिम पुजारी इनका चायल है और हिंदू पुजारी वो क्या कहलाएगा, भोपा कहलाएगा। तो फिर से कह रहा हूँ, गोगा मेढ़ी, यहाँ पर गोगा जी की धड़ यानी बिना शरीर के जो शरीर है ना, वो कहते हैं बिना सिर के जो शरीर है ना, वो गिराता साहब नौर में, नौर वर्तमान का हनुमानगढ़ में मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इस मेले से पहले गोगा मेढ़ी का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। आकृति मकबूरा नुमा है, बाहर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। मुस्लिम पुजारी चायल कहलाता है, हिंदू पुजारी भोपा कहलाता है। और इन्हीं गोगा जी के बारे में कहा जाता कि इस मंदिर में अगर कोई सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति गोगा जी के मंदिर में आ जाए ना, तो वो क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। इसलिए बीच में कोई विद्यार्थी लिख रहे थे ना, इन्हें डॉक्टर गोगा भी कहा जाता है। ऐसी कहावत, वैसे ये कहावत क्यों हुई, इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है और मैं कहानी बताऊंगा जब आपको कभी लोक देवता पढ़ाऊंगा। वैसे गोगा जी ने मुस्लिम लुटेरों से गायें छुड़े, आप हो गए गायों के मुक्तिदाता। दो नाम इनके ध्यान रखना, इन्हें गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है और इन्हें सर्पों का देवता भी कहा जाता है। तो गायें छुड़े तो गए गायों के मुक्तिदाता। सर्पों के देवता क्यों है कि नाग देवता ने एक बार गोगा जी को वरदान दिया था कि गोगा जी सांप का डंक मारा कोई भी व्यक्ति आपके मंदिर में आएगा, आपके नाम की ताती डोरी न धागा बांध लेगा, वो क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। यानी सांप डंक मारे तो आपको नजदीकी हॉस्पिटल से पहले अगर कहीं भी गोगा जी का मंदिर दिख जाए तो चले जाना गोगा जी के मंदिर में। इसीलिए तो हम इन्हें कई बार कहते हैं साहब आप गोगा नहीं बल्कि डॉक्टर गोगा है। सर्वदर्द से पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ होते हैं साहब आपके गोगा जी के मंदिर में, और विशेषकर कौन सी मेढ़ी में है, गोगा मेढ़ी में। प्यारे परीक्षार्थियों, इन्हीं गोगा जी बारे कहा जाता है। ये जो गोगा मेढ़ी का जो वर्तमान स्वरूप है ना, ये वर्तमान स्वरूप तो दिया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। तो दो बातें ध्यान रखना, वर्तमान स्वरूप दिया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। तो फिर से सुनना, मूलतः निर्माता तो फिरोज शाह तुगलक है, लेकिन इसको वर्तमान स्वरूप देने वाले बीकानेर के महाराजा कौन, गंगा सिंह है। वैसे जिस समय मैंने आपको जैसलमेर पढ़ाया था, जिस समय मैंने आपको रुणेचा पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि इसी रुणेचा में जो आगे एक बना हुआ राम सरोवर, उस राम सरोवर को ही वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। तो कहने का तात्पर्य कि गंगा सिंह एक आधुनिक निर्माता के रूप में थे। अरे गंगा सिंह जी वही तो है जो राजस्थान में पहली बार नहर से पानी लाए थे, गंग नहर, याद आ रहा है कुछ है ना। उन्होंने कहते हैं साहब पोखरण में वो या तो रुणेचा, रामदेवरा में कहते हैं साहब राम सरोवर को वर्तमान स्वरूप दिया, और यहाँ कहते हैं साहब गोगा मेढ़ी को वर्तमान स्वरूप देने वाले भी कौन से सिंह है, गंगा सिंह है। तो मित्रों ये गोगा मेढ़ी की विशेषता है। और इसी गोगा मेढ़ी का मुख्य मेला बताओ पूछे तो बता देना भाद्रपद कृष्ण नवमी को। लेकिन एक बात वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यही इसी गोगा मेढ़ी में भाद्रपद कृष्ण नवमी से लेकर लगभग 1 महीने तक पीछे जो मैदान दिख रहा है ना, इस मैदान में कहते हैं साहब गोगा मेढ़ी पशु मेला भी लगता है। तो यहाँ का गोगा मेढ़ी पशु मेला भी है और यहाँ गोगा जी का मेला भी है। गोगा जी के पुजारी साकल नृत्य करते हैं, बिल्कुल। और बिल्कुल नृत्य समय और याद आ गया, गोगा जी का जो मेला लगता है ना, उस मेले में पुजारी कहते हैं साहब एक वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है, और वाद्य यंत्र आपको ध्यान होना चाहिए डमरू से बड़ा होता है, जिसे कहते हैं डेरू, क्या बोलते हैं, तो डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है साहब आपके इन्हीं गोगा जी के मंदिर के अंदर। तो कहते हैं डेरू वाद्य यंत्र, पूछे तो गोगा जी का बताओगे, है ना। इनके गोगा जी की फड़ है ना, फड़ का वाचन पूछे तो बता देना साहब चायल या भोपा करते हैं। तो ये गोगा जी की पूरी कहानी है। और गोगा जी का गोगा मेढ़ी है नौर में, नौर वर्तमान का है हनुमानगढ़ में। हाँ और आगे चलते हैं। अब उसी प्रकार यहाँ पर हनुमानगढ़ में कहते हैं साहब एक मंदिर बना मित्रों, शीला पीर का मंदिर। वहां जो पीर है शीला पीर माता का मंदिर है। वैसे देखना, वैसे शीला पीर नाम कैसे हुआ, यहाँ किसी भी ना तो क्या कहते हैं साहब शीला माता की मूर्ति है, यहाँ किसी पीर की मूर्ति है। यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर है और अक्सर पत्थर को धारणा शीला कहा जाता है। तो कहते हैं साहब भाई बहुत प्राचीन काल से यहाँ के स्थानीय लोग है ना, उस पत्थर को कहते हैं साहब शीला माता समझकर पूजा कर रहे थे। लेकिन बाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कह दिया नहीं साहब हमें तो इसमें इनमें पीड़ नजर आता है, तो हिंदू तो शीला माता समझकर पूजा कर रहे हैं और मुसलमान कहते हैं साहब शीला पीर समझकर पूजा कर रहे हैं। तो हिंदू और मुस्लिम
दोनों इस समुदायों के लोग पूजा करते हैं साहब शिला पीर के मंदिर में, है ना। ये मंदिर है जो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बिल्कुल किनारे है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कहते हैं साहब, कई भाई यहाँ जाकर कई लोग भ्रम आ जाते हैं कि साहब मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं। इसका कारण मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। ये शिला माता का मुख्य द्वार है, ये देखना साहब, ये शिला माता की जो शिला है। अब यहाँ ना तो कोई भाई मजार दिख रही है, ना कोई मकबरा दिख रहा है, और ना ही कोई किसी भाई पीर की पीठ दिख रही है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसे साहब शिला पीर कह दिया, और हिंदू समुदाय के लोग उन्होंने शिला माता कह दिया। तो कहते हैं साहब यहाँ हिंदुओं और मुस्लिम दोनों रीति रिवाज से पूजा भी की जाती है। अब साथ ही साथ देखिए यहाँ पर आपको हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के दोनों के आपको संत भी नजर आएंगे। दोनों कहते हैं साहब एक ही साथ में संयुक्त रूप से पूजा कर रहे हैं। और ये जो आपको दिख रहा है, मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ शिवलिंग लगा हुआ है। शिला पीर समझ के वहां पूजा कर रहे हैं साहब, हिंदू और मुस्लिम दोनों संयुक्त रूप से कर रहे हैं। यहाँ भी कहते हैं साहब शिवलिंग लगा हुआ है, और यहाँ भी कहते हैं साहब पूजा कर। अब इनके ये जो दो व्यक्तित्व है ना, इनके नाम भी है, इनका फोटो क्यों लाया सुनो। हाल ही की कहानी है कि साहब हिंदू एक बहुत बड़े वहां कहते हैं साहब एक मंदिर बना है, उस मंदिर के संत का नाम है श्याम सुंदर शर्मा। बड़े गौर सुनना, तो आप जो संत है ना, तो आप संत का तो नाम है श्याम सुंदर शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा। वहां एक बनी हुई दरगाह, उस दरगाह के महत है ना, दरगाह के मुख्य सूफी जो कैसे तो संत कैसे तो उनका नाम है यासीन खान। इनका पूरा नाम है बाबा यासीन खान। बाबा कौन है? यासीन खान। तो कहा जाता है साहब बाबा यासीन खान और पंडित श्याम सुंदर शर्मा दोनों ने सम्मिलित रूप में शिला पीर, शिला माता और शिवलिंग की पूजा करके सांप्रदायिक सौहार्द कह सकते हो साहब पैदा करने का काम किया। यानी ये कह सकते हो साहब सांप्रदायिक सद्भावना का संकेत दे रहे हैं ये दोनों महापुरुष कह सकते हैं। इधर तो आपके सूफी संत कह सकते हो साहब, आप कौन हो गए साहब? बाबा यासीन खान हो गए, पुजारी कह सकते हो, और इधर आपके वह पंडित श्याम सुंदर है। तो दोनों मिलकर कहते हैं साहब एक ही साथ मंदिर में पूजा कर रहे हैं। तो मित्रों ये हिंदू और मुस्लिम समुदाय के कह सकते हो साहब एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं साहब। ये दोनों एक तरफ आप कह सकते हो साहब मुस्लिम संत और साथ में कौन संत है? हिंदू संत। तो ये शिला माता है, इन्हें शिला पीर भी कहा जाता है। और विशेषकर कहते हैं साहब यहाँ वे लोग आते हैं साहब चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति कौन है? तो चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ हो जाते हैं शिला पीर की दरगाह में, शिला पीर माता के मंदिर में। याद करो सर्प से पीड़ित व्यक्ति जाते हैं गोगा जी के मंदिर में, है ना। और इधर चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति आते हैं कौन से? शिला पीर की दरगाह में, शिला पीर शिला माता के मंदिर में, है ना। और विशेषकर कहते हैं साहब यहाँ शिला माता के मंदिर में नमक का पानी चढ़ाया जाता है, और यहाँ मेला भी लगता है। और मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जिसे हम कहते हैं जल झूलनी 11 जल झूलनी बोलिए या फिर देव झूलनी बोलिए। तो मित्रों देव झूलनी 11 को यहाँ पर बहुत बड़ा क्या लगता है? मेला। तो आप देख सकते हैं साहब अब भले ही शिला पीर इनको का है, लेकिन मेला लग रहा है मित्रों हिंदू परंपरा अनुसार भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। और आगे चलते हैं, यहाँ पर है गुरुद्वारा बना कबूतर साहिब का, और ये बना नौहर में, नौहर वर्तमान का हनुमानगढ़ में। ये ऊपर से लिया गया फोटो साहब गुरुद्वारे का। ये गुरुद्वारा नजदीक से देख सकते हो, और ये गुरुद्वारे का मुख्य द्वार है। और गुरुद्वारा कहते हैं साहब कबूतर साहिब का नौहर हनुमानगढ़ में है। और इसी गुरुद्वारे में इस स्थान पर एक बार आए थे कहते हैं साहब गुरु गोविंद सिंह। कौन सिंह आए थे? तो कहते हैं साहब सिख धर्म के 10वें गुरु। बड़े गौर सुना, सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह कहते हैं साहब यहाँ पर आकर थोड़े समय लिए ठहरे थे। तो गुरु गोविंद सिंह की याद में कबूतर साहिब नामक गुरुद्वारा बना रखा साहब आपके हनुमानगढ़ में। नाली में तैर कर आइए शिला, ये कह रहे हैं। हाँ इधर आपके उसी हनुमानगढ़ के गांव है पल्लू गांव, और उसी पल्लू गांव में कहते हैं साहब यहाँ पर ब्राह्मणी माता का मंदिर बना हुआ है। कौन सी माता है? तो ये ब्राह्मणी माता का मुख्य द्वार है। ऊपर ब्राह्मणी की तस्वीर फोटो लगा रखा है। ये ब्राह्मणी माता की मुख्य मूर्ति है, और ये ब्राह्मणी माता का मुख्य प्रवेश द्वार है। अब प्यारे परीक्षार्थियों यहाँ आकर आप में से कई विद्यार्थी होते हैं फ्यूज बोले तो कंफ्यूज। कैसे? आप में से अधिकतर लोगों ने यही रट्टा मार रखा है कि साहब ब्राह्मणी माता का तो मंदिर का सोरसेन में, सोरसेन कहाँ साहब आपके 12 के अंदर है। लेकिन मित्रों ध्यान रखना राजस्थान में देवी और देवताओं के मंदिर एक से अनेक जगह भी हो सकते हैं। उदाहरण दूं
गोगा जी का मंदिर आपके सांचौर जालोर में भी है, गोगा जी का मंदिर चूरू में भी है, और गोगा जी का मंदिर हमने आपको हनुमानगढ़ में भी दिखा दिया। उसी प्रकार ध्यान रखना, ब्राह्मणी माता जिस मंदिर में पीठ की पूजा होती है ना, वो ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ बताओगे? 12 के अंदर। लेकिन एक ब्राह्मणी माता है अलग से, जो वो देवी वही है, लेकिन एक ब्राह्मणी माता का मंदिर और बड़ा मित्रों पल्लू गांव में, और पल्लू वर्तमान का मित्रों हनुमानगढ़ में। इस मंदिर की विशेषता देखना, यहाँ पर कहते हैं साहब मेला एक साल में एक बार नहीं बल्कि प्रत्येक महीने में 2 बार लगता है। प्रत्येक महीने में, यानी महीने की कैसे साहब अष्टमी और नवमी, अष्टमी और नवमी को कहते हैं साहब महीने में 2 बार मेला लगता है ब्राह्मणी माता के। यहाँ 1917 ईस्वी में इस ब्राह्मणी माता के मंदिर के पास कहते हैं साहब खुदाई हुई थी, और उसी खुदाई में कहते हैं साहब सरस्वती माता की मूर्ति मिली थी। यह आपकी मूर्ति देखना, सरस्वती माता की मूर्ति मिली थी 1917 खुदाई में। और वर्तमान में ये जो सरस्वती माता की मूर्ति है ना, ये है साहब दिल्ली संग्रहालय के अंदर। कहाँ पर है? वहां पर है दिल्ली जो संग्रहालय ना, उसी दिल्ली संग्रहालय में रखी हुई है साहब आपके सरस्वती माता की मूर्ति। मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ मित्रों, फिर से कह रहा हूँ, इसी पल्लू गांव की खुदाई में 1917 ईस्वी में सरस्वती माता की क्या मिली थी? मूर्ति। क्या मिली थी? और कहते हैं साहब ये मूर्ति वर्तमान है साहब दिल्ली संग्रहालय के अंदर। कौन संग्रहालय में? दिल्ली संग्रहालय में। और कहते हैं साहब दिल्ली संग्रहालय ले जाने के बाद 1975 ईस्वी में, बड़े गौर सुनना, 1975 ईस्वी में इन्हीं सरस्वती माता पर कहते हैं साहब डाक टिकट भी जारी हुआ है। कौन टिकट है? डाक टिकट भी एक नहीं बल्कि 2 बार हुआ है, और दोनों ही बार 25-25 पैसे का। एक तरफ तो आप देख सकते हो साहब पीछे जो बैकग्राउंड वो बिल्कुल रेड है, एक में बिल्कुल ग्रीन है। तो 2 सरस्वती माता के नाम से डाक टिकट भी जारी हुए, दोनों 1975 में। अब अलग अलग डेट भी ध्यान रखना, एक पहला डाक टिकट जारी हुआ था 10 जनवरी 1975 को, है ना, और दूसरा हुआ था मित्रों ध्यान रखना आगे जाकर 12 अप्रैल, कब हुआ था? 12 अप्रैल 1975। तो बड़े गौर से सुनना, हनुमानगढ़ के पल्लू गांव में ब्राह्मणी माता का मंदिर बना हुआ है। हनुमानगढ़ के पल्लू गांव में इसी ब्राह्मणी माता के मंदिर निकट कहते हैं साहब पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर खुदाई भी की थी। 1917 की खुदाई में कहते हैं साहब यहाँ पर सरस्वती माता की मूर्ति मिली थी। वही सरस्वती माता की मूर्ति वर्तमान में कहाँ पड़ी है साहब? दिल्ली संग्रहालय के अंदर। और दिल्ली संग्रहालय में जो सरस्वती माता की मूर्ति है ना, उसी पर कहते हैं साहब 10 जनवरी 1975 और 12 अप्रैल 1975 2 बार कहते हैं साहब डाक टिकट जारी हुआ। कौन सी माता के? सरस्वती माता की उस मूर्ति पर। और ये आपके सामने डाक टिकट में लगा रखे हैं, 25-25 पैसे के डाक टिकट जारी हुए साहब सरस्वती माता की मूर्ति पर। कविता चौधरी कह रहे हैं पोस्ट कार्ड पर लगाया जाता। तो कौन पूछ रहा है कि डाक टिकट? अच्छा, कोई ये भी पूछ रहा है कि डाक टिकट कहाँ लगाया जाता है? खतरनाक आदमी। अगर किसी ने यह सवाल पूछा कि डाक टिकट कहाँ पर लगाया जाता, तो मेरा मानना उसको ललाट पर लगा कर बताना चाहिए साहब यहाँ लगता है ना। डाक टिकट तो साहब आप कोई भी आप अपना कागज कहीं पोस्ट करोगे तो उसे भाई वहां दूर तक पहुंचाने के लिए आपको अलग अलग स्टाम्प लगाने पड़ते हैं, वही तो डाक टिकट है ना। अब कोई वो आपको युवा के समय तोरण पर जाते हो ललाट पर दही लगाने वाली परंपरा के जैसे पोस्ट कार्ड थोड़ी लगता है यहाँ पर। खतरनाक प्रवृत्ति होती है। इधर आ जाइए साहब, इसी हनुमानगढ़ में यहाँ पर एक सुक्का सिंह मेहताब का भी गुरुद्वारा बना हुआ है। ये गुरुद्वारे का मुख्य द्वार है, ये गुरुद्वारा हो गया साहब। और सुक्का सिंह मेहताब का जो है ना, ये हनुमानगढ़ बिल्कुल शहर के अंदर ही स्थित है। वैसे कहते हैं साहब ये जो गुरुद्वारा था ना, सुक्का सिंह मेहताब का गुरुद्वारा, भारत पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ ना, उस समय कहते हैं साहब गुरुद्वारा चला गया था पाकिस्तान के अंदर। लेकिन बाद में आज भारत आजाद होने के बाद में कहते हैं साहब पाकिस्तान के उसी गुरुद्वारे से वहां से कुछ एक स्मृतियां, कुछ एक जो कहते हैं साहब भाई कुछ एक ऐसे चिन्ह कह सकते हो, है ना, तो वहां पाकिस्तान से इकट्ठे करके लेकर आए थे हनुमानगढ़ में। और उन्हीं स्मृतियों पर आधारित कहते हैं साहब बाद में सुक्का सिंह मेहताब का यहाँ पर कहते हैं साहब गुरुद्वारे का निर्माण भी करवाया गया। और वर्तमान गुरुद्वारा कौन सी जगह? हनुमानगढ़ में। तो फिर से सुनना, ये गुरुद्वारा बहुत लंबे समय से था। भारत पाकिस्तान विभाजन से गुरुद्वारे की भूमि चली गई थी साहब आपके पाकिस्तान में। लेकिन उसी पाकिस्तान से भारत आजाद होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, आजाद होने के बाद कहते हैं साहब पाकिस्तान के गुरुद्वारे से वहां से कुछ एक ऐसे तो साहब भाई हो सकता कोई मूर्तियां होगी, कुछ एक ऐसे चिन्ह होंगे, है ना, वो अवशेष होंगे, तो वो अवशेष कहते हैं साहब लेकर आए हनुमानगढ़ में। और उन्हीं अवशेषों पर
उन्हीं स्मृतियों पर आधारित सुक्का सिंह मेहता का कहते हैं गुरुद्वारा कहाँ पर बनाया है? हनुमानगढ़ के अंदर। तो हनुमानगढ़ में आपने 2-3 गुरुद्वारे भी आपने देख लिए होंगे। थोड़ी देर पहले गुरुद्वारा और देखा, अब ये सुक्का सिंह गुरुद्वारा भाई मेहता का गुरुद्वारा और देख लिया। वैसे आपने इससे पहले श्री गंगानगर में पढ़ा होगा, याद करो साहब, श्री गंगानगर के अंदर बुड्ढा जोड़ का गुरुद्वारा है, डाडा पंपाराम का डेरा भी लगा हुआ है। तो 2 गुरुद्वारे आपने श्री गंगानगर में भी देख लिए और 2 गुरुद्वारे आपने कहाँ देख लिए साहब? हनुमानगढ़ में देख लिए। और गुरुद्वारे और गुरुद्वारों का सर्वाधिक आप कह सकते हो साहब जो कनेक्शन है वो कौन से? सिख धर्म से। सिख धर्म के लोग सर्वाधिक कहा जाते हैं पंजाब में, इसीलिए उन्हें पंजाबी कहा जाता है। तो इसीलिए मैं विशेषकर कह रहा हूँ कि भाई श्री गंगानगर है और हनुमानगढ़ पर सर्वाधिक प्रभाव रहता है साहब पंजाबी का। हाँ, बुड्ढा जोड़ सबसे बड़ा। इसी प्रकार बहुत सारे मंदिर, एक देख ली साहब श्री गुरु गोरखनाथ का मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर का हनुमानगढ़ में। गोरखनाथ जी याद करो साहब नाथ संप्रदाय के संत है। कौन संप्रदाय है? नाथ संप्रदाय के संत हुए। तो मित्रों याद कीजिए मत्स्येंद्र नाथ। कौन से नाथ है? और मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य कौन थे? गुरु गोरखनाथ रे। तो गोरखनाथ जी का मंदिर बना हुआ साहब, ये मंदिर बना हुआ साहब आपके गोगामेड़ी में। और गोगामेड़ी कहाँ साहब? वो नौर हनुमानगढ़ में है ना। तो गोगामेड़ी नौर हनुमानगढ़ में गोगा जी। वैसे ध्यान रखना, गोगा जी के गुरु का नाम भी गोरखनाथ है। तो गोगा जी के गुरु गोरखनाथ थे, गोरखनाथ के गुरु कौन? मत्स्येंद्र नाथ है। तो मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ है और गोरखनाथ के शिष्य कौन है? गोगा जी है। तो गोगा जी और गोरखनाथ दोनों के मंदिर बने हुए शाम नौहर में, नौर वर्तमान का हनुमानगढ़ में है। बिल्कुल रिंकू बाजी ऐसे ही कह रहे हो आप। नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े संत माने जाते हैं गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर। वैसे ध्यान रखना, नाथ संप्रदाय में आपको ध्यान होना चाहिए भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो कहते हैं साहब गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में गोरखनाथ जी के साथ ही साथ भगवान शिव के पूरे परिवार की भी मूर्तियां लगी हुई है ना। और साथ ही साथ कहते हैं साहब यहाँ पर भैरू जी की मूर्ति भी लगी हुई है। और गोरखनाथ जी जहाँ पर तपस्या करते थे ना, उसे राजस्थानी भाषा में धूना कहा जाता था, जिसे कहेंगे धूना कहा जाता है। तो इसे गोरखनाथ जी का धूना के नाम से भी जानते हैं। दो मित्रों ध्यान रखना, गोरखनाथ जी का धूना बोलिए, भगवान शिव का शिवालय भी कह सकते हो। कारण क्या? भगवान शिव साथ में कैसे साहब भाई गजानन जी, माँ पार्वती और कार्तिकेय, इन चारों की मूर्तियां लगी हुई साहब गोरखनाथ जी के मंदिर में। तो ये गोरखनाथ जी का धूना है, गोरखनाथ जी का मंदिर है, नाथ संप्रदाय का मंदिर कह सकते हो, बहुत बड़ा शिवालय कह सकते हो। तो ये शिवालय की सीढ़ियां हैं, ये मंदिर का मुख्य द्वार है और ये मंदिर के बाहर का क्या है? दृश्य है। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार हनुमानगढ़ जिस नाम से प्रसिद्ध हुआ ना, वो एक ही नाम मित्रों कौन सी बंगा है? कालीबंगा। तो प्यारे परीक्षार्थियों, जब आप राजस्थान तो क्या अपने इंडियन हिस्ट्री की भी शुरुआत करते हो ना, दिनेश कुमार साधुवाद आशीर्वाद भरपूर। हाँ, तो मित्रों जब आप चाहे भारत का इतिहास पढ़िए चाहे राजस्थान इतिहास पढ़िए, इतिहास का सबसे प्राचीन काल माना जाता है सभ्यता काल। और सभ्यता काल में राजस्थान की सबसे बड़ी सभ्यता, सबसे इंपोर्टेंट सभ्यता जो प्रसिद्ध है ना, वो है मित्रों कालीबंगा। और कालीबंगा सभ्यता मानी जाती है मित्रों सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सी घाटी है? और सिंधु घाटी के नगर कितने थे? 6। तो 6 में से एक नगर है ना, वो मित्रों कौन सी बंगा है? कालीबंगा। पहले था बड़े गौर से और ढंग से, है ना। यहाँ पूरा कालीबंगा का दृश्य देखिए, ये कालीबंगा का दृश्य जो आज भी आपको देखने को मिलेगा साहब उसी हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा नामक स्थान पर। गौर से देखिए, फिर मैं इसकी पूरी कहानी बताता हूँ। वैसे सारी कहानी सभ्यता बता चुके हैं, लेकिन आप एक बात इस फोटो को देखकर नोट कर रहे होंगे, जो मैं कई बार आपको कक्षा में बताता हूँ। याद आ रहा कुछ? इधर गौर से देखिए, ये कालीबंगा नगर है। ये कालीबंगा नगर के चारों तरफ मैंने कहा था दीवार बनी हुई है। अब 2 दीवार देखना, ये एक दीवार अलग है, ये नीचे देखना ये दीवार अलग है। याद करो साहब कालीबंगा नगर को एक नहीं बल्कि 2 भागों में बांटा है। याद आ रहा कुछ? एक नगर का नाम है द्रुगीकृत है ना, और एक नगर का नाम है अद्रुगीकृत है। अरे याद आ रहा है कुछ? याद कीजिए साहब, हमने कहा था साहब कालीबंगा नगर को बांटा गया 2 भागों में। एक नगर का नाम है द्रुगीकृत। हम कहते हैं साहब ऊंचे टीले पर बसा हुआ जो नगर है ना, यानी चबूतरे पर बना हुआ जो नगर है वो तो है द्रुगीकृत। नीचे धरातल पर जो नगर है ना वो से कहते हैं अद्रुगीकृत। अब याद कीजिए, उस नगर के धनी लोग रहते थे साहब ऊपर चबूतरे पर, जिसे कहते हैं द्रुगीकृत। उस नगर की कह सकते साहब निर्धन लोग, आम जनता रहती ना,
उसे कहते हैं साहब आम नगर यानी अध्रुवीकृत। देखना, तो ये देखिए साहब वो चबूतरा जो आपको मैं कक्षा से कई बार पढ़ाता हूँ साहब, ऊंचे टीले पर जो नगर बना उसे कहते हैं ध्रुवीकृत। तो ये तो हो गया साहब ध्रुवीकृत नगर, और नीचे ये हो गया आपका कौन सा अध्रुवीकृत नगर। यहाँ पर धनी लोग रह रहे हैं, है ना, और यहाँ पर कैसे तो साहब निर्धन आम जनता रहती है। अब गौर से सुनो, मैंने आपको उदाहरण दिया था, मैंने आपको हमेशा कह रखा है कि सभ्यता को हमेशा जब भी पढ़े तो थोड़े से प्रैक्टिकल होकर पढ़े। प्रैक्टिकल कैसे, आप भली बात समझते हो, आप जहाँ कहीं भी रहते हो, चाहे नगर हो, चाहे शहर हो, चाहे कस्बा हो, चाहे गांव हो, हमेशा नगर, गांव, शहर, कस्बे में धनी लोगों की संख्या होती है कम और आम जनता की संख्या होती है अधिक। अब देखिए साहब, जब संख्या कम होगी तो नगर छोटा होगा, संख्या अधिक होगी नगर बड़ा होगा। तो देखिए साहब, जो धनी लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है, तो ये ऊपर देखिए साहब छोटा सा नगर बना, ये धनी लोगों का है। यहाँ देखिए साहब आम जनता का नगर बहुत बड़ा है, तो इसे कह सकते हैं अध्रुवीकृत। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि साहब दो दीवारें बनी हुई है, और ऊपर वाली दीवार के अंदर जो है ना वो तो है साहब ध्रुवीकृत, धनी लोगों का शहर बसा हुआ है, नीचे आम जनता रहती है। और ध्यान रखना, धनी लोगों से ज्यादा आम जनता, ज्यादा निर्धन लोग रहते थे। इसीलिए तो ध्यान रखना प्यारे परीक्षार्थियों, इस कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है दीनहीन बस्ती। कौन सी बस्ती है? दीनहीन। तो ये दीनहीन की सही परिभाषा यही तो है साहब, यानी यहाँ पर कहते हैं साहब निर्धन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए इसे दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो क्या दुखीकृत, दूसरा अध्रुवीकृत है। अब इन नगरों के चारों तरफ भी दीवार थी, तो ये समझ लो कि प्रत्येक नगर की सुरक्षा दो दीवारों से होती थी। इसीलिए ध्यान रखना, इसी कालीबंगा को कहते हैं साहब यहाँ पर दो रक्षा प्राचीर थी। कौन सी है? और प्राचीर का मतलब होता है दीवार, यानी दो दीवारों से सुरक्षित जो शहर था ना, वो शहर मित्रों कौन सी बंगा था? कालीबंगा। तो मित्रों ये कालीबंगा शहर का मुख्य जो दृश्य मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ताकि आपके कतई ये कंफ्यूज नहीं हो कि साहब ध्रुवीकृत क्या होता है, अध्रुवीकृत क्या होता है, दो दीवारों से रक्षा कैसे हुई, है ना। ध्रुवीकृत में कौन रहते, कहाँ रहते? तो ऊंचा है वो तो ध्रुवीकृत है, नीचे जो कौन सा है? अध्रुवी है। अब देखना मित्रों, इसी कालीबंगा सभ्यता पर 1961 ईस्वी में 90 पैसे का डाक टिकट भी जारी हुआ है। ये डाक टिकट है साहब, ध्यान रखना, है ना। तो मित्रों 90 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ, किस पर हुआ है? इसी कालीबंगा सभ्यता पर। अब मैं बात करता हूँ कालीबंगा सभ्यता की खोज और खुदाई की। पूरी बात तो हम हमेशा इतिहास में पढ़ते ही हैं, लेकिन मोटे तौर पर बता देता हूँ साहब कालीबंगा की कहानी क्या है। प्यारे परीक्षार्थियों, सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, कालीबंगा जो सभ्यता थी ना, वो सभ्यता थी मित्रों कांस्य युग की। कौन सी युग की थी? कांस्य युग की। इसीलिए तो ध्यान रखना, इस सभ्यता को कांस्य युगीन कहा जाता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता मित्रों कौन सी बंगा है? कालीबंगा। और इसी कालीबंगा किनारे आपको नदी एक नहीं बल्कि ध्यान रखना नदियां कितनी मिलेगी? दो। प्राचीन काल नदी पूछे तो याद करो साहब सरस्वती नदी। याद आ रहा कुछ? वर्तमान उस नदी का नाम हो गया घग्गर नदी। अब घग्गर के तो बहुत सारे नाम है, इसे नाली कहते हैं, इसे पाट कहते हैं, इसे मृत नदी कहते हैं, इसे नट नदी कहते हैं। तो मित्रों कांस्य युग ये सभ्यता है। सभ्यता सरस्वती, भाई नदी किनारे को सरस्वती, उसी का दूसरा ना घग्गर नदी है। इसी कालीबंगा सभ्यता की खोज, सभ्यता की खोज हुई थी 1951-52 ईस्वी में। पूछे साहब खोज करने वाला कौन था? तो खोज करने वाला याद करो साहब पी अमलानंद घोष है। पी अमलानंद घोष है, या फिर पी ए घोष भी शॉर्ट में कह सकते हो। पी ए घोष है। इसी सभ्यता का उत्खनन यानी खुदाई, उत्खनन यानी खुदाई हुई थी 1961-62 से लेकर 1969 ईस्वी तक। खुदाई करने वाला पूछे, एक तो बताओगे साहब बीके थापड़, बीके थापड़, और दूसरी कौन है? बीबी लाल है। और बीबी कैसी? लाल है, यानी ब्रजवासी लाल है। तो प्यारे परीक्षार्थियों, खोज हुई थी 1951-52 में और उत्खनन खुदाई 1961-62। बड़े गौर से सुनना, 1951 आते हमें याद आता है राजस्थान नहीं, समूचे हिंदुस्तान में खोज की दृष्टि से, बड़े गौर सुना, समूचे हिंदुस्तान में खोज की दृष्टि से स्वतंत्र भारत का सबसे पहला सभ्यता स्थल माना जाता है कालीबंगा। नाम तो सुना ही होगा। और उसी कालीबंगा जिला कौन सा गढ़ है? हनुमानगढ़ है। नगर मैंने बताया थे, एक ध्रुवीकृत है, दूसरा अध्रुवीकृत है।
इसी कालीबंगा सभ्यता जब खुदाई हुई तो पता लग गया साहब ये सभ्यता कैसी नगरीय सभ्यता है। यहाँ का परिवार कैसा साहब मात्र सत्तात्मक है। यहाँ की परिवार प्रणाली कैसी है, एकल परिवार प्रणाली है। यहाँ पर कहते हैं साहब मात्र देवी की पूजा भी की जाती थी। तो भाई एकल परिवार प्रणाली है, मात्र सत्तात्मक परिवार माना जाता है। और क्या कहते हैं सभ्यता कैसी है, नगरीय सभ्यता है। तो कहने का तात्पर्य कि साहब आज से लगभग 4300 वर्ष पहले बसा हुआ शहर कौन सा था, कालीबंगा था। अब गौर से सुनिए साहब, इसी कालीबंगा का समय यानी काल, समय यानी काल माना जाता है। काल भी कैसे, C14 रेडियो प्रणाली अनुसार, सी बोले तो कार्बन, यानी कार्बन 14 रेडियो प्रणाली अनुसार इसका काल माना जाता है 2300 ईसा पूर्व। बड़े गौर से सुनना, 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, यानी आज से लगभग 4300 साल पहले इस दुनिया में एक शहर बसा था। उस शहर का नाम कौन सी बंगा था, कालीबंगा। और कालीबंगा जिला कौन सा गढ़ है, हनुमानगढ़ है। प्यारी परीक्षार्थियों, इसी कालीबंगा सभ्यता जब मैं विशेषता बताते जाऊं ना तो कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाए साहब केवल कालीबंगा को पढ़ाने में। तो आज मैं आपको कोई इतिहास पढ़ाने नहीं आया हूँ, मूल चीजें मैंने आपको बता दी कि साहब ये जो कालीबंगा की जो खोज खुदाई ऐसा जो शहर है ना, ये शहर मित्रों, ये सभ्यता, ये शहर मिला था मित्रों हनुमानगढ़ जिले में। अब इसी कालीबंगा सभ्यता कुछ अवशेष दिखा देता हूं और अवशेषों के साथ साथ आपको विशेषता भी पता लग जाएगी। ये क्लास आपके सभ्यता की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। इसी कालीबंगा सभ्यता की खुदाई में नालियों के प्रमाण मिले। अब जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के विद्यार्थी होते हैं ना, जो बोर्ड पर है वहां तो आपको फोटो से समझा नहीं जाता है। तो आज गौर से समझ लें, ये कालीबंगा सभ्यता में नालियों के प्रमाण मिले थे। याद करो साहब, हमने कहा था नाली का प्रयोग हुआ लकड़ी से, साथ में क्या जुड़ी है, ईंटें। अब देखिए साहब, ये अंदर तो यहाँ लकड़ी है और लकड़ी के कहते हैं साहब साइड में क्या लगा रखी, ईंटें हैं। तो ईंटों से मिली हुई क्या नाली है। अब नाली मैंने कहा था ना, नाली है थोड़ी सी दूरी पर खड्डा। अब देखना साहब, ये नाली चल रही है, ये जो गौर से देखना साहब, मैं जूम करके दिखा सकता हूँ। ये नाली की थोड़ी दूरी पर यहाँ पर एक बड़ा सा खड्डा बना रखा है। तो नाली है फिर खड्डा है, नाली है फिर खड्डा है, नाली फिर खड्डा है। ऐसा क्यों कि साहब गंदा पानी आएगा, कचरा कूड़ा करकट आएगा तो पानी अवरुद्ध नहीं होगा, पानी रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा कि कचरा आएगा तो कचरा किस में गिर जाएगा, खड्डे में गिर जाएगा। फिर पानी लगातार उसे और आगे बढ़ेगा। कचरा है तो कचरा किस में गिरेगा, खड्डे में गिरेगा। फिर पानी लगातार उसे और आगे बढ़ा तो कचरा किस में गिरेगा, खड्डे में। और अंत में गंदा पानी जाता था कहते हैं साहब नगर के बाहर मुख्य नाले में। तो बड़े गौर से सुनना, यहाँ पानी का निकास है। बड़े गौर सुनना मेरी की बात को, पानी का निकास, और निकास होता था मित्रों नगर के बाहर है। तो पानी नाली निकासी का बहुत ही शानदार काम कहां पर था साहब, इसी कालीबंगा में। अब कालीबंगा में नाली की थोड़ी सी दूरी पर खड्डा बना रखा है, खड्डे में कचरा जमा हो रहा है। अब कचरे की भी साफ सफाई होगी, और अक्सर नगर में नालियों की साफ सफाई कौन करता है, नगर निगम करता है। तो ध्यान रखना मित्रों, समूचे विश्व में प्रथम बार इस नाली को देखकर नगर निगम की जानकारी भी कहां से मिली थी, कालीबंगा में। यहाँ पर नालियों के चित्र मिले, पानी जाता था नगर के बाहर, लेकिन नाली की साफ सफाई करता कौन सा, नगर निगम। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, समूचे विश्व में पहली बार नगर निगम की जानकारी मिली थी कालीबंगा से। तो ये तो कालीबंगा की नालियां हैं। अब नालियों के साथ ही साथ और अवशेष देखना, इसी कालीबंगा में हल से जुते हुए खेत थे। ये आपके खेत दिखा रहे साहब, है ना। आप देखना साहब, आपको हो सकता वहां से दिख रहा होगा। ये आपके देखिए साहब, खेत की जुताई हुई मतलब समकोण रूप में। कौन से रूप में, समकोण रूप में। और इसी समकोण को तो कहा जाता है ग्रिड पद्धति। तो ग्रिड पद्धति की तो सड़कें थी और ग्रिड पद्धति के ही खेत माने जाते थे। और मित्रों, हल से जुते हुए खेत का प्रमाण विश्व में प्रथम बार मित्रों कालीबंगा से ही मिला था। और बार बार पूछा जाने वाला सवाल है ये, क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि बताओ साहब, राजस्थान की किस सभ्यता से खेत हल से जुते हुए मिले, या फिर हल से जुते हुए खेत कहां से मिले। तो बताना पड़ेगा साहब, कालीबंगा से मिले थे, बिल्कुल चौकड़ी के रूप में। इसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। याद रखना मित्रों, खेत ऐसे हैं कि साहब प्रत्येक खेत है भाई समकोण रूप में, कहते हैं साहब एक दूसरे को काट ही रहे हैं साथ में, है ना। और खेत कहते हैं साहब ये जो हल से जुताई होती थी, जुताई किससे हो रही है, तो हल से जुते हुए खेत कहां से मिले थे मित्रों, इसी कालीबंगा से। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए साहब, एक बड़ा सा गड्ढा बना रखा है, उसी गड्ढे में मृतक के कंकाल दिख रहे हैं। दिख रहा होगा आपको, जूम करके दिखाऊंगे आपको।
ये मृतक है, मृतक के कंकाल दिख रहा है आपको, है ना। अब कंकाल के साथ साथ एक साथ यहाँ पर बर्तन बने हुए, यहाँ पर भी बर्तन, यानी बर्तन भी साथ में डाल देते। बर्तन कौन से साथ में? मैं तो कहता हूँ वस्त्र और आभूषण के साथ मृतक को जमीन में दफनाया जाता था, और इसे कहा जाता था मित्रों संपूर्ण समाधान, या फिर कहते हैं साहब पूर्ण समाधान। कौन सा है? तो ये पूर्ण समाधान यही तो है साहब। अब याद करो साहब, कालीबंगा सभ्यता में 3 प्रकार के समाधान थे। एक तो था कलश समाधान, इन मृतकों को जलाया जाता और बाद में राख व अस्थियों को कलश में डालकर नदी में बहा दिया जाता। वो तो था आपके कौन सा भाई समाधान बोलते, कौन सा? कलश समाधान। एक होता था आंशिक समाधान। आंशिक समाधान का मीन ये कि व्यक्ति के आधे शरीर को तो जला देते, मृतक का कह रहा हूं मैं, जिंदा नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। मरे हुए व्यक्ति के आधे शरीर को तो जला देते और आधा ऐसी पशु पक्षियों के भक्षण के लिए फेंक देते, वो होता आंशिक समाधान। लेकिन आंशिक समाधान की एक परिभाषा और है साहब, और ये RS मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंशिक समाधान 2 प्रकार से है। एक तो क्या होता है कि मृतक के आधे शरीर को जला दो और आधा ऐसे पशु पक्षियों के भक्षण के लिए मैदान में छोड़ दो। दूसरा तरीका ये कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस मृतक के पूरे शरीर को मैदान में छोड़ दिया जाता। जब पशु पक्षी उसका भक्षण कर लेते, पशु पक्षी खा लेते ना, तो खाने के बाद जो हड्डियां बच जाती ना, उन हड्डियों को कहते हैं साहब किसी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता। तो कहने का तात्पर्य कहते साहब आधा अंश या तो जलाते या नदी में फेंकते, या फिर कभी शरीर का जो आधा अंश है वो तो जानवर खा जाते और बचा हुआ अंश है ना वो नदी में प्रवाहित कर देते, वो था आंशिक समाधान। और ये मैंने जो पिक्चर दिखाई ना, ये पूर्ण समाधान की है। इसमें होता क्या, मर्तों को वस्त्र व आभूषण और बर्तनों के साथ, बर्तन दिखा रहा हूं मैं आपको साथ में, दिख रहा होगा ये, है ना। वस्त्र आभूषण और बर्तनों के साथ मर्तों को दफनाया जाता, और दफनाने की प्रक्रिया थी मतलब उत्तर से दक्षिण। उत्तर में सिर रखा जाता और दक्षिण में कहते हैं साहब पैर रखा जाता। तो कहते हैं साहब मर्तों को दफनाने का तरीका कैसे था, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर में सिर होता और दक्षिण में पैर होते। ये अवशेष कहते हैं साहब आज भी है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा साहब कालीबंगा संग्रहालय में। समाज सुनील माजरा, ये आज भी उदाहरण है। दादू संप्रदाय 100% है, पूरे संप्रदाय में नहीं है, लेकिन संत का जो शव होता है ना, उस शव को कहते हैं साहब पशु पक्षियों के भक्षण के लिए फेंका जाता है। हाँ, तो प्यारे परीक्षार्थियों, ये सारे पिक्चर कहाँ से मिले? कालीबंगा से। और आगे चलते हैं मित्रों, इसी प्रकार कहते हैं साहब इसी कालीबंगा की खुदाई में, कालीबंगा की खुदाई में कहते हैं साहब यहाँ पर चक्राकार कुएं भी मिले, और साथ ही साथ भवन जो बने हुए थे वो कहते हैं अंडरग्राउंड भवन बने हुए थे, है ना। ये देखना साहब, ये आपके भवन का द्वार है। यहाँ पर ये यहाँ पर कहते हैं साहब तांबे के अवशेष मिले हैं, तांबे क्या मिले। और यहाँ पर कहते हैं साहब ये मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की पूजा। तो मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? इसी कालीबंगा की खुदाई से। और आगे चलते हैं, दिखाता हूँ और कुछ बहुत सारा अवशेष मिले यहाँ पर। ये देखना मित्रों, ये कालीबंगा की मुद्राएं हैं। कालीबंगा की मुद्राएं किससे बनी मित्रों? वही तांबे से। तांबे का कहते हैं कांसे से, वैसे कांस्य युगीन है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए भाई कांसे से पहले तांबा आ चुका था। और आप इतना तो समझते होंगे ना भाई, कांस्य जो बर्तन है ना वो मित्रों तांबे से ही बनाए जाते हैं, उसमें तांबे का अवशेष बहुत ज्यादा होता है ना। बिल्कुल जी सर कह रहे हैं सीधे चौधरी, बिल्कुल जो कह रहा हूँ बात देख के बाद नोट करते जो साथ साथ में। तो प्यारे परीक्षार्थी, ये तो मुद्रा है तांबे से बनी। ये तांबे से बना हुआ बड़ा सा बैल भी है, बड़ा सा क्या है? बैल भी है। और ये तांबे के हथियार जो आप लोग देख रहे हो, कुल्हाड़ी भी बनी हुई है, पेश कुशी बना हुआ है, ये हाथ का कड़ा भी बना हुआ है। तो अलग अलग प्रकार के औजार है। ये यहाँ पर कह सकते हो साहब मिट्टी के कुछ पत्थरों के अवशेष मिले। ये आप देखिए साहब मटके मिले हैं साहब यहाँ पर, है ना। चित्रित मटके भी मिले हैं। मटके भी कहाँ से मिले हैं? इसी प्रकार मोहर और मुद्रा अलग अलग भी अलग अलग थी ना। मोहर मुद्रा अलग कैसे? और उसी प्रकार ये आपके उस समय कहते हैं साहब माप तोल के भी बाट बना रखे थे। क्या बना रखे थे? बाट। और बाट बोले तो वही किलोग्राम, पहले ध्यान रखना कोई भी ये किलोग्राम वगैरह ये तो कुछ होते नहीं थे। तो कहते हैं साहब माप तोल के इन्होंने अलग से पत्थर के बाट बना रखे थे। तो ये पत्थर के बाट ये भी कहां से मिले? कालीबंगा से। और आगे चलते हैं, इसी कालीबंगा की खुदाई में बहुत सारे अवशेष और मिले मित्रों। यहाँ पर आप देखना साहब, ये कुछ मिट्टी से बने हुए कुछ बर्तन है। ये याद करो साहब सिलबट्टा, कौन सा है?
मिर्ची कूटने का याद करो साहब, सिलबट्टा याद आ रहा कुछ कुछ। और ये सिलबट्टा वगैरह ना, ये भी मित्रों कहाँ से मिले? कालीबंगा की खुदाई से। वैसे सिलबट्टा और पेन आपको आर्ट से भी मिले हुए हैं, लेकिन एक सिलबट्टा में समझते तो पुराने जमाने महिलाओं से पूछना, मिर्च कूटने के काम आता था वो सिलबट्टा, यही तो सिलबट्टा है। तो सिलबट्टे का अवशेष भी कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। उसी प्रकार यहाँ अलग अलग प्रकार के कुछ बर्तन बने हुए है ना। ये आपके कुछ मुद्राएं मिली है साहब यहाँ से। ये आपके लकड़ी से बनी हुई बैलगाड़ी का चित्र बना हुआ है। ये फिर से आपके वो हो गया साहब, आपके मृतक का भी अवशेष हो गया। ये आपके कुछ एक ऐसे मिट्टी के बने हुए बर्तन है जिनके अवशेष बचे हुए हैं। ये आपकी वहां की कह सकते हो साहब मुद्राएं हो चुकी है, जो किस पर बनी साहब? हिरण पर। और एक सींग का हिरण, बड़े सुना, एक सींग का हिरण है ना, उसकी मुद्रा भी कहां से मिली? कालीबंगा से मिली है। साथ ही साथ ये आप भाई माला के कह सकते हो साहब, भाई लकड़ी से या फिर पत्थर से बनी माला भी मिली है, जिसे मनके कहते हैं। तो मनके के आभूषण भी है। ये बड़ा सा मटका भी मिला है। ये अलग अलग प्रकार के शस्त्र है वो भी मिले। और ये शस्त्र सब के सब मित्रों रखे हुए कहाँ है? कालीबंगा पुरातत्व संग्रहालय के अंदर। बड़े गौर से सुनना, कालीबंगा सभ्यता की खोज और खुदाई हुई थी 1951-52 में। खोज हुई थी 1951-52 में, खुदाई चली थी 1969 ईस्वी तक। उस दरमियान 1961 में कालीबंगा पर डाक टिकट भी जारी हो गया था। बाद में कहते हैं साहब, कालीबंगा से जितने भी अवशेष मिले थे ना, उन अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए, उनका संग्रह करने के लिए कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना हुई थी मित्रों 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में कालीबंगा पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना हुई। और बाद में कहते हैं साहब 1985 और 86 ईस्वी में वहां कालीबंगा से अवशेष लाकर रख दिए थे साहब। कहां पर है? इसी कालीबंगा पुरातत्व संग्रहालय में। वैसे ध्यान रखना, कुछ एक जो कालीबंगा से अवशेष मिले थे ना, वो रखे हुए हैं भारतीय पुरातत्व विभाग में, नहीं सॉरी भारतीय नहीं, राजस्थान पुरातत्व विभाग में। और राजस्थान पुरातत्व विभाग का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। तो कुछ एक अवशेष पड़े हैं राजस्थान पुरातत्व विभाग जयपुर में, लेकिन ज्यादातर कालीबंगा अवशेष कहां पर है? इसी कालीबंगा संग्रहालय में। और मैंने आपको जितने भी चित्र दिखाए ना थोड़ी देर पहले, ये सब के सब मित्रों कालीबंगा पुरातत्व संग्रहालय में आज भी संरक्षित है। आज भी इनका संग्रह हो रखा है। कालीबंगा में ही ये संग्रहालय बिल्कुल है मगेश, अगर 100% है ना। मैंने कहा स्थापना 1983 में हो गई थी और बाद 1985-86 में अस्तित्व है। काली ऊंट की अस्थियां बिल्कुल। अरे साहब मैं कालीबंगा सभ्यता नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारे और है साहब। मैं आपको बता दूं, इसी कालीबंगा की खुदाई में बहुत सारे साक्ष्य मिले। यहाँ सजावटी अलंकृत आंगन भी मिले। यहाँ पर कहते हैं साहब 2 मुंह वाला चूल्हा भी मिला, जिसे कहते हैं तंदूर चूल्हा, है ना। यहाँ पर तंदूर चूल्हा भी मिला है। यहाँ पर उस्तरा भी मिला है। उस्तरा का अवशेष तो बता ही था, उस्तरा बोले तो वही दाढ़ी करने का उस्तरा। यहाँ के लोग दाढ़ी बढ़ा के घूमते नहीं थे, ध्यान रखना, है ना। तो उस्तरा भी मिला है आपके। यहाँ पर सजावटी आंगन भी मिले हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मृत खोपड़ी भी मिली हुई है। बड़े गौर सुना, ढाका जाट भाद्रस है, बिल्कुल स्वागत है आपका। तो यहाँ खुदाई में कहते हैं साहब, बिल्कुल सुनने से कह रहे हैं, यहाँ पर 7 हवन कुंड मिले थे। उन्हें अग्निवेदिका कहते हैं, उन्हें यज्ञ वेदिका कहते हैं। वहां पर एक मनुष्य पशु को लेकर आगे बढ़ रहा है। मनुष्य के हाथ में पशु है, दूसरे हाथ में हथियार है। ऐसा लग रहा है उस हथियार से पशु की क्या हो जाएगी? बलि हो जाएगी। तो बलि देने की जानकारी भी कहां से मिली? कालीबंगा से मिली है। यहाँ से कहते हैं साहब, कालीबंगा में हल से जुते खेत के प्रमाण मिले थे। कालीबंगा में खेत में कहते हैं साहब गेहूं के साथ में जौ बोया जाता। 2 या 2 से अधिक फसल एक ही साथ में बोना, उसे कहते हैं संयुक्त फसल। तो राजस्थान में संयुक्त फसल की जानकारी भी कहते हैं साहब कालीबंगा से ही मिली थी, है ना। और साथ ही साथ कहते हैं साहब, इसी कालीबंगा में बहुत सारा धान पैदा होने की वजह से इसे बहुधान्य प्रदेश भी कहा जाता है। बड़े गौर सुना, बहुधान्य प्रदेश भी कहा जाता है। और मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, कालीबंगा जो सभ्यता है ना, इस सभ्यता के बारे में कहा जाता, ये सभ्यता एक काल की नहीं बल्कि 3 काल की मानी जाती है। कैसे? सुनो, इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पा कालीन भी कहा जाता है, इसे हड़प्पा समकालीन भी कहा जाता है, और इसे उत्तर हड़प्पा कालीन भी कहा जाता है। उत्तर पश्चिम, यानी हड़प्पा सभ्यता के बसने से पहले भी कालीबंगा था, हड़प्पा के समय भी कालीबंगा था, और हड़प्पा के पतन होने के बाद में भी जिंदा थे कौन सी बंगा के लोग हैं? कालीबंगा के लोग हैं। बिल्कुल 100% मृत खोपड़ी मिली जिसमें 6 छेद बने हुए। मीनाक्षी बिल्कुल सही कह रही है। और उसी मृत खोपड़ी से ये पता लगता है कि वहां के लोगों शल्य चिकित्सा करते थे। तो विश्व में पहली बार शल्य चिकित्सा की जानकारी भी कालीबंगा से मिली थी, ये भी ध्यान रखना।
इसी कालीबंगा खुदाई में वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का नगर माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता और कालीबंगा में यहाँ पर कहते हैं साहब जो लिपि मिली थी ना, लिखावट मिली थी ना, वो मिली थी दाई से बाई और फिर बाई से दाई और, इसे कहते हैं साहब सेंधव लिपि। कौन सी लिपि है? और इसे कहते हैं साहब पुष्टोफिदन लिपि। तो सेंधव लिपि, पुष्टोफिदन लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि, और इसे कहा जाता है सर्पाकार लिपि। तो प्यारे परीक्षार्थियों, सर्पाकार यानी सेंधव लिपि के प्रमाण भी राजस्थान में कहां से मिले? कालीबंगा से। अब कालीबंगा के साथ में, वैसे कालीबंगा जिला कौन सा गढ़? हनुमानगढ़ है। बहुत लंबी चौड़ी कहानी। अब देखना, इसी कालीबंगा के साथ ही साथ आप बहुत सारी सभ्यता भी देखोगे। बहुत सारी क्या देखोगे? सभ्यता। कालीबंगा के बाद कहते हैं साहब हनुमानगढ़ में सभ्यता कौन सी? पीलीबंगा। कौन सी बंगा है? वैसे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां है, तो पीलीबंगा अर्थ पीले रंग की चूड़ियां। कहते हैं साहब ये जो पीलीबंगा जो सभ्यता है ना, ये सभ्यता मित्रों जिला इसका भी कौन सा गढ़ है? हनुमानगढ़ है। और यहाँ पर खुदाई में कहते हैं साहब मिट्टी की चूड़ियां मिली थी। कौन चूड़ियां? उसी प्रकार यहाँ पर एक सभ्यता कौन सी? रंगमहल है। लेकिन रंगमहल की भीड़ में ना देखना साहब, रंगमहल का भाई कुछ एक क्षेत्र आता हनुमानगढ़ में, बाकी रंगमहल का बहुत ज्यादा क्षेत्र कहते हैं आता है साहब सूरतगढ़ के अंदर, और सूरतगढ़ वर्तमान का श्री गंगानगर के अंदर है। तो कह सकते हो साहब ये जो भाई आप कहते हैं रंगमहल, रंगमहल जो सभ्यता का मूल जो स्थान वो तो हनुमानगढ़ में, लेकिन है बाकी ज्यादातर कहते हैं साहब रंगमहल का अवशेष मित्रों कहते हैं कौन से गढ़ कौन नगर चला गया है? गंगानगर के अंदर। तो ये देख लो, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों किनारे पर सभ्यता कौन सी बसी? रंगमहल है। इसी रंगमहल जो सभ्यता है इसकी खुदाई करने वाले यहाँ के नहीं थे, बल्कि एक स्वीडिश दल था, स्वीडन से आया हुआ दल था, है ना। उस दल ने 1952-54 ईस्वी में, है ना, 1952 और 54 ईस्वी में एक स्वीडन से कहते हैं साहब आया हुआ दल, स्वीडिश दल कहते हैं साहब। कौन सा है? स्वीडिश दल है, जिसका कहते हैं साहब जो मुख्य था, जो कहते हैं वहां का जो वैज्ञानिक था ना, वो कहते हैं साहब डॉक्टर अन्ना रीड। डॉक्टर कौन था? डॉक्टर अन्ना रीड। स्वीडिश के द्वारा खोज और खुदाई हुई थी कहते हैं इसी रंगमहल सभ्यता की। इसीलिए ध्यान रखना, इस रंगमहल सभ्यता का आज राजस्थान में कोई अवशेष नहीं है। इसके सारे कहते हैं साहब जो अवशेष है ना, वो आज रखे हुए कहते हैं साहब राजस्थान में, राजस्थान से बाहर स्वीडन में कहते हैं संग्रहालय बना हुआ है। रंगमहल रनिवास हो, मुन्नाराम सैनिक गलत दिशा में जा रहे, वो अलग चीज है, यहाँ अलग चीज है। अन्ना रीड महिला थी तो हमने कब कहा साहब मिनक था? हाँ, तो मित्रों ये कैसे स्वीडिश की एक पूरी टीम थी, पूरा दल था, खोज की 1952-54 में। और वर्तमान कहते हैं साहब इसके जितने भी जो अवशेष है ना, वो अवशेष कहते हैं साहब स्वीडन के संग्रहालय में पड़े हुए है ना। और यहाँ इस रंगमहल की जब खुदाई करने वो स्वीडिश दल आया था ना, यहाँ पर कहते हैं साहब मिट्टी के जो बर्तन मिले थे, और साथ में मिट्टी बर्तन बनाने का चाक मिला था। चाक में समझते हो, जो कुम्हार होते हैं जो मिट्टी के दीपक और मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, तो उस स्थान को चाक कहा जाता है। तो मिट्टी के बर्तन बनाने का चाक है ना, वो भी कहाँ से मिला? रंगमहल से मिला था। इसी रंगमहल में कहते हैं साहब कुषाण कालीन एक नहीं बल्कि 105 तांबे की मुद्राएं मिली थी। कितनी? तो ध्यान से सुनना, यहाँ इसी रंगमहल में 105 कुषाण कालीन है। कौन सी है? कुषाण कालीन कहते हैं साहब तांबे की मुद्राएं, और तांबे की मुद्राएं मित्रों कहाँ से मिली है? इसी रंगमहल से। और कहते हैं साहब ये जो रंगमहल है ना, इस रंगमहल में वैसा ही निर्माण होता था जैसा होता था निर्माण आपके पीलीबंगा में। पीलीबंगा और रंगमहल दोनों ही जगह घरों का निर्माण होता था, भाई कहते हैं साहब ईंटों से निर्माण होता था। और यहाँ पर कहते हैं साहब मुख्यतः चावल की खेती की जाती थी। गेहूं और जौ की खेती मुख्यतः पूछो तो आपको बताना कालीबंगा, लेकिन चावल की मुख्यतः खेती पूछो तो बताना आपके हनुमानगढ़ के कौन से महल में है? भाई रंगमहल के अंदर है ना। और यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हुई है, और टोपीदार घड़े, भाई घंटाकार, मृद पात्र, मृद बोलो तो मिट्टी के बने बहुत सारे बर्तन हैं। और अधिकतर कहते हैं साहब बर्तन जो थे ना, वो कनिष्क कालीन ही माने जाते थे। और कनिष्क शासक कौन था? कुषाण शासक था। तो कहते हैं साहब कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। और कनिष्क के समय की बहुत सारी मुद्रा है ना, वो मुद्रा मित्रों कहाँ से मिली है? रंगमहल से। तो देखना, हनुमानगढ़ की सभ्यता पीलीबंगा भी है, हनुमानगढ़ की सभ्यता रंगमहल भी है। और इसी हनुमानगढ़ में हाल ही में कहते हैं साहब एक सभ्यता की खुदाई और हुई मित्रों, नाम है भादरा सभ्यता। कौन सा है? और ये भी इतिहास है कि राजस्थान में
वर्तमान में कहते हैं साहब हाल ही में खोजी जाने वाली और खोजने वाली सभ्यता कौन सी? भादरा। और भादरा का जिला कौन सा? हनुमानगढ़ है। और यहाँ पर कहते हैं साहब जो खुदाई हुई ना, तो खुदाई में कहते हैं साहब मिट्टी की चूड़ियां मिली थी। किसकी चूड़ियां मिली थी? मिट्टी की चूड़ियां। तो मिट्टी की चूड़ियां वाला सभ्यता कौन सी मित्रों? भादरा। भादरा का जिला कौन सा? हनुमानगढ़ है। तो देखना मित्रों, हनुमानगढ़ बहुत बड़ा सभ्यता स्थल है। इस सभ्यता स्थल बारे कहते हैं साहब यहाँ पर कालीबंगा भी है, यहाँ पर पीलीबंगा भी है, यहाँ पर रंगमहल भी है, और यहाँ पर सभ्यता स्थल कौन सा? भादरा है। भादरा की खोज शुरू हुई थी 2012 में, और इसका खोज कार्य पूरा हुआ था 8 जनवरी 2013 को। 2013 को तो कहते हैं साहब 8 जनवरी 2013 को कहते हैं साहब इसकी खोज और खुदाई पूर्ण हो चुकी है। पूछे साहब खोज खुदाई कब प्रारंभ हुई? तो बता देना साहब 2012 में। तो ये भी कह सकते हो 2012-13 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा यहाँ पर खुदाई की गई, और उसी खुदाई में कहते हैं साहब मिट्टी की चूड़ियां मिली, और उसे खुदाई से ये भी पता लग गया कि लगभग कहते हैं साहब यहाँ से 4500 वर्ष पुराना एक मानव का कंकाल भी मिला था। हाँ तो मित्रों, भादरा में कहते हैं साहब यहाँ पर लगभग 4500 वर्ष पुराना कहते हैं साहब मानव का क्या मिला था? कंकाल। तो ये भी कह सकते हो साहब ये जो सभ्यता है ना, ये सभ्यता लगभग मानी जाती है ताम्र युगीन सभ्यता। तो मित्रों, भादरा भी मिल गई, पीलीबंगा भी मिल गई, रंगमहल भी मिल गई, और आपके साथ कौन सी बंगा भी है? कालीबंगा। तो ये भादरा का विशेष ध्यान रखना। वैसे ध्यान रखना, वर्तमान में खुदाई कार्य आपके सिरोही के चंद्रावती में भी चल रहा है। वो तो चंद्रावती वाला काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में जिस सभ्यता की खोज और खुदाई पूरी हुई है ना, वो मित्रों भादरा की हुई है भाई 2013 के अंदर। और आगे चलते हैं मित्रों, उसी प्रकार आपके यहाँ एक संग्रहालय मित्रों, संग्रहालय सर छोटूराम मेमोरियल म्यूजियम संग्रहालय का संग्रिया के अंदर है, और संग्रिया का हनुमानगढ़ में। ये संग्रहालय का बाहर का दृश्य देखिए, और इसी संग्रहालय की स्थापना करने वाले एक महान संत जिन्हें कहते हैं शिक्षा संत, और शिक्षा संत का नाम है मित्रों केशवानंद। तो आप जो चित्र है ना, ये चित्र मित्रों संत केशवानंद की है। कौन से नंद की है? और ध्यान रखना, शिक्षा संत केशवानंद नहीं, आगे जाकर है भाई 1 अप्रैल 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्घाटन द्वारा कहते हैं साहब इस संग्रहालय की स्थापना हुई थी। तो पूछ ले साहब संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1959 ईस्वी में कहते हैं साहब संत केशवानंद के प्रयासों से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था साहब सर छोटूराम मेमोरियल म्यूजियम संग्रिया या फिर संग्रिया या फिर सांगरिया। और ये सांगरिया मित्रों कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। तो प्यारे परीक्षार्थियों, संग्रहालय है तो सर छोटूराम के नाम से, लेकिन इस संग्रहालय के संस्थापक कौन है? स्वामी केशवानंद है। अब स्वामी जी की जब मैं बात कहूँ ना, तो आपको ध्यान होना चाहिए केशवानंद जी को शिक्षा संत के भी नाम से जाना जाता है। और शिक्षा संत उपाधि क्यों दी, कैसे दी, इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। कहते हैं साहब वास्तव में जो केशवानंद जी शिक्षा संत कहलाने के लायक क्यों है? केशवानंद जी ने अपने जीवन में लगभग कहते हैं साहब 300 तो स्कूलों की स्थापना की, 50 से अधिक कहते हैं साहब लाइब्रेरी, और साथ ही साथ में भाई छात्रों के रहने के लिए छात्रावास की सुविधा की है। तो कहते हैं साहब लगभग 300 से अधिक विद्यालय और छात्रों के रहने के लिए 50 से अधिक छात्रावास और लाइब्रेरी की सुविधा या स्थापना करने वाले शिक्षा के महान संत कौन से? नंद केशवानंद जी। पूरा परिचय देता था आप। केशवानंद जी हनुमानगढ़ के नहीं थे, आपका जन्म हुआ था सीकर के लक्ष्मणगढ़ में। मैं परिचय लिख देता हूँ पूरा केशवानंद जी का। मित्रों मैं फिर कह रहा हूँ, सर छोटूराम संग्रहालय, वैसे जानना सर छोटूराम का जन्म हुआ था पंजाब प्रांत में जो वर्तमान पाकिस्तान में चला गया है ना। और उन्हें सर छोटूराम की याद में संत स्वामी कैसे तो साहब केशवानंद है। संत स्वामी कौन है? केशवानंद है। और इन्हीं केशवानंद जी का ध्यान रखना, जन्म तो हुआ था साहब लक्ष्मणगढ़ में है। कौन सी गढ़ में है? लक्ष्मणगढ़ में एक छोटा सा गांव का नाम है मुंगारिया गांव या फिर मंगलूना गांव कहते हैं साहब। कौन सा है? मंगलूना गांव। और मंगलूना गांव लक्ष्मणगढ़ वर्तमान का मित्रों सिक्कर के अंदर। और इन्हीं केशवानंद जी का बचपन का नाम था बीरमा। बचपन का नाम क्या था? बीरमा। बहुत ही अल्प आयु में मात्र 5 वर्ष की अवस्था में कहते हैं साहब केशवानंद यानी बीरमा के सिर से बाप का साया चला गया, यानी पिताजी की क्या हो चुकी थी? मौत हो चुकी थी।
है ना। और कुछ समय बाद कहते हैं साहब, वैसे लंबे समय इनका जीवन यापन, इनकी भाई इनका पालन पोषण किया था इनकी माँ ने, और माँ का नाम था मित्रों सारा। पिताजी का नाम ठाकर सिंह और माँ का नाम क्या था, सारा। और आप कहते हैं साहब जाति से जाट थे, और जाट में इनकी गोत्र थी ढाका, तो ढाका जाट थे। पिताजी का नाम ठाकर सिंह था और माता का नाम कहते हैं साहब सारा था। तो कहते हैं साहब बचपन में ठाकर सिंह है भाई केशवानंद ने बीरमा के जन्म के मात्र 5 वर्ष की आयु में कहते हैं साहब इनके पिताजी का निधन हो गया। भाई पालन पोषण किया इनकी माँ ने सारा ने, और जब ये बड़े हुए ना तो इन्होंने कहते हैं साहब ऊंट चराने का काम प्रारंभ किया था। और पुराने जमाने ये होता था कि ऊंट पर लाद कर सामान लेकर जाते थे दिल्ली तक। तो कहते हैं साहब इधर शेखावटी से दिल्ली तक ऊंटों पर सामान लाद कर ले जाने का बचपन से काम किसने किया था, बीरमा ने। दिल्ली जब आवन जावन हुई तो कहते हैं साहब वहां पर मुलाकात बढ़ती गई, और शुरू से कहते हैं साहब इन्हें संस्कृत पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। केशवानंद इसको सिख लक्ष्मणगढ़ साहब सुनील माजरा केशवानंद जी की कोई एक स्कूल में कह रहा हूँ, लगभग इन्होंने 300 ज्यादा स्कूल बना दिया, इसलिए इनका आगे शिक्षा सन लगता है ना। और कहते हैं साहब ये ऊंट गाड़े से जब परिवहन का काम करते हैं, इनकी पहुंच कर इनकी जो जान पहचान कहाँ दिल्ली तक हो गई थी। बाद में कहते हैं साहब इनके सिर से माँ का भी साया भी चला गया, और बाद में कहते हैं साहब ये पंजाब में गांव है फजीलका गांव, वहां पर कहते हैं साहब एक संत के सानिध्य में रहकर शिक्षा और दीक्षा देने लगे। और इनके गुरु जो माने जाते हैं ना, यानी शिक्षा इन केशवानंद जी को पहली बार उस फजीलका आश्रम में रखने वाले जो थे ना, उनका नाम था हीरानंद। कौन से नाम थे, तो हीरानंद की प्रेरणा से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। और इन वहां फजीलका में एक आश्रम था, उस आश्रम के संत जिनका नाम था कुशलदास। कौन दास थे, तो कैसे ना फजीलका में आश्रम कुशलदास जी के नेतृत्व में इनके निर्देशन में पढ़ाई कौन करे थे, केशवानंद जी करे थे। संस्कृत के कहते हैं साहब प्रज्ञात विद्वान बन गए थे। और बाद में जब कुशलदास जी का निधन हुआ ना, उसके बाद कुशलदास जी ने जो फजीलका आश्रम का जो मैन जो कहते हैं साहब जो उत्तराधिकारी किसे बना दिया, केशवानंद जी को बना दिया। अब कहते हैं साहब उत्तराधिकारी बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे देशों की यात्राएं भी की, संस्कृत के बहुत ज्यादा विद्वान बन गए थे। बाद में कहते हैं साहब उन्होंने वो आश्रम भी छोड़ दिया, और आश्रम छोड़ने के बाद राजस्थान का उत्तर वाला जितना रास्ता है, राजस्थान है शेखावटी है, योधे क्षेत्र है, भाई बांगड़ क्षेत्र है, यहाँ रहते हुए कहते हैं साहब इन्होंने भाई गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर शिक्षा की अलग जगाई। और साथ ही साथ में शिक्षा के साथ साथ उन विद्यार्थियों को रहने के लिए बहुत सारे हॉस्टल्स और लाइब्रेरी की इन्होंने क्या की है, सुविधा की है। इसीलिए आप शिक्षा संत के नाम से भी जाने जाते हैं। तो बचपन में बहुत ज्यादा संघर्षशील रहा है। बचपन का नाम बीरमा था, ऊंट गाड़ी चलाते थे, लेकिन चलाते चलाते कहते साहब हीरानंद जी संपर्क हुआ, है ना। इन्हें कह सकते साहब वास्तव में वैसे भाई भाई बीरमा से केशवानंद जो बनने का जो सिलसिला था ना, वो कौन से नंद का, हीरानंद का था। और ये केशवानंद नाम भी कहते हैं साहब हीरानंद ने दिया था, बाकी इनका नाम तो बीरमा था। तो बीरमा जी का कहते हैं साहब केशवानंद नाम किसने दिया, हीरानंद ने दिया। और हीरानंद की बदौलत कहते हैं साहब बहुत बड़े शिक्षा के संत बन गए। और आगे जाकर कहते हैं साहब ग्रामीण दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लगभग 300 ज्यादा स्कूल बना दिए, और रहने के लिए कहते हैं साहब बहुत सारे हॉस्टल की इन्होंने क्या की, सुविधा की। और इन्हीं के प्रयासों से 1 अप्रैल 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू से उद्घाटन इन्होंने करवाया था सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय का। और आगे चलते हैं। उसी प्रकार ये आपके सर छोटू राम संग्रहालय के अंदर के बहुत सारे चित्र दे रखे हैं, सारे संग्रहालय में रखे हुए अलग अलग आप चित्र देख सकते हो। बड़े बड़े साहब तांबे के बने हुए बर्तन है, बड़ी बड़ी शिलाएं बनी हुई है, ये घोड़े पर बना हुआ चित्र है, ये सारे अवशेष है ना, ये अवशेष आज भी कहते हैं साहब सर छोटू राम संग्रहालय सकरिया हनुमानगढ़ में। अब बात करें साहब नदियों की, तो यहाँ इसी हनुमानगढ़ की एकमात्र नदी कौन सी मित्रों, गग्गड़ नदी। और वैसे गग्गड़ नदी आपको ध्यान होना चाहिए आंतरिक प्रवाह की नदी है, यानी अंत प्रवाह की नदी है। और अंत प्रवाह की नदी भले ही हो, लेकिन ये प्रवाहित होती है ना तब लगभग कहते हैं साहब 465 किलोमीटर चलती है। प्रवाहित होते होने का मैं समझ गए होंगे ना, कारण क्या, इस गग्गड़ नदी का उद्गम स्थल है ना, वो है हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वतमाला की कालका पहाड़ी से। अगर कालका पहाड़ी पर बर्फ ज्यादा गिरी तो नदी चलेगी, अगर बर्फ नहीं गिरी नदी चलने वाली नहीं है, इसीलिए इस नदी का नाम मृत नदी भी दिया हुआ है ना। और अगर बर्फबारी ज्यादा हुई तो जाकर कितने किलोमीटर चलेगी, 465 किलोमीटर है। और ये गग्गड़ नदी कहते हैं साहब हनुमानगढ़ गंगानगर से होते हुए सीधे जाएगी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इसी नदी और इस नदी के बारे में कहते हैं साहब ये पाकिस्तान में जाने के बाद
जाने के बाद अपना नाम भी कहते हैं साहब क्या कर लेगी, परिवर्तित कर लेगी, है ना। 465 किलोमीटर, बिल्कुल हम यही तो कह रहे हैं 465 किलोमीटर है। और पाकिस्तान जाते ही वहां कहते हैं साहब इसका नाम हो जाएगा आगरा, या फिर कहेंगे कहते हैं साहब आगरा। वैसे कहा तो ये जाता है अगर बर्फ ज्यादा गिरी तो ही पाकिस्तान जाएगी, वरना ये तो लुप्त हो जाती है साहब आपके बटनेर के निकट ही, या फिर हो सकता अधिकतम कहाँ जाती है श्रीगंगानगर तक। बाकी ये कहते हैं साहब आगे बढ़ने वाली ही नहीं है। अब इसी घग्गर नदी की बात करें, उद्गम स्थल बता दिया साहब आपके हिमालय में, याद करो साहब हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वतमाला की कालका पहाड़ी है, वहां पर कालका माता का मंदिर बना हुआ है ना। और इसी घग्गर नदी किनारे आपकी सभ्यता कौन सी, कालीबंगा है। इसी घग्गर है, याद करो साहब घग्गर की जगह पहले नदी कौन सी थी, सरस्वती नदी थी, याद आ रहा है। तो सरस्वती नदी थी, सरस्वती की तो लुप्त हो चुकी है, और उसकी जगह नई नदी कौन सी आ गई मित्रों, घग्गर नदी। प्रेम चौधरी कह रहे हैं अनूपगढ़ तक। हाँ तो मित्रों ये ऐसी नदी जो अपने हिंदुस्तान से कहते हैं पाकिस्तान तक जाएगी, और बाकी सारी नदियां है ना, उन नदियों की चर्चा अपन जिस समय भूगोल पढ़ते हैं आप सर से, उस समय आपको विस्तार से बताएंगे। वैसे ये भी एक रिकॉर्ड है कि राज्य की एकमात्र ऐसी जो नदी है जो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय नदी भी मानी जाती है। समझ गए होंगे, भारत होते हुए कहा जाएगी पाकिस्तान में। हनुमानगढ़ इस नदी पेट नीचे बसा शहर है, बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार है भाई दामोदर के बारे कहते हैं ना भाई भारत का शौक, उस प्रकार इसे घग्गर नदी को भी राजस्थान का शौक भी कहा जाता है। राजस्थान का शौक कारण क्या भाई, अगर बर्फ नहीं गिरी नदी ज्यादा चलने वाली नहीं है। और आगे चलते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर एक झील है तलवाड़ा झील। अब तलवाड़ा से हमें याद आता है एक तलवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बना, वो तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। ये तलवाड़ा एक झील का नाम है जो हनुमानगढ़ में, ये एक ऐसी झील है जो एक नदी द्वारा निर्मित है, यानी आगे पहले नदी चलती थी, उसी नदी से निर्मित हुई झील कौन सी आपके तलवाड़ा झील। और हनुमानगढ़ में घग्गर नदी बहती है, उसी नदी से कहते हैं साहब झील कौन सी बनी है, तलवाड़ा झील बनी है। तो ये तलवाड़ा झील पूछ रहे कौन सी नदी से बनी है, तो बता देना साहब घग्गर नदी से। और तलवाड़ा ये तो मित्रों आएगा हनुमानगढ़ में, लेकिन एक तलवाड़ा आपके त्रिपुरा सुंदरी वाला वो कहा मित्रों बांसवाड़ा में। एक तिलवाड़ा है, बिल्कुल सुनी सही कह रहे हो, तिलवाड़ा मगेजर से कह रहे हो, तिलवाड़ा बाड़मेर में, मालानी प्रांत वाला एरिया याद करो। तिलवाड़ा पशु मेला प्रेम चौधरी कह रहे हैं, बिल्कुल। तो मित्रों तिलवाड़ा अलग है, तलवाड़ा जो मंदिर है वो अलग है, तलवाड़ा एक झील है वो अलग है। तो तलवाड़ा झील आपके श्री भाई हनुमानगढ़ में हो गई है, तलवाड़ा क्षेत्र या त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है वो तो आपके हो गया साहब बांसवाड़ा में। और एक तिलवाड़ा जो कहाँ बताओगे आप, सबसे नीचे झील तलवाड़ा, एक तिलवाड़ा बताओगे कहाँ, बाड़मेर में। उसी प्रकार यहाँ पर दो नहरें भी चलती है, एक तो लिफ्ट नहर है, दूसरी सा मुख्य नहर है। राजीव गांधी सिद्धमुख नौर सिंचाई परियोजना चलती है यहाँ पर। ये परियोजना राजस्थान पंजाब और हरियाणा है ना, राजस्थान पंजाब और हरियाणा से कहते हैं साहब इनका समझौता हुआ था 1981 ईस्वी में। उसी समझौते के तहत राजीव गांधी ने भाई सिंचाई नहर परियोजना चल रही है, सिंचाई के लिए चल रही है, और इसकी मदद करता है यूरोपियन आर्थिक समुदाय है ना। और ये जब 1900 याद करो साहब 74 में पहली बार जो परमाणु परीक्षण हुआ था ना, उसमें यूरोपियन आर्थिक समुदाय ने एक बार हाथ भी खींच लिए थे साहब इसकी आर्थिक सहायता देने से। बाद में वापस समझौता हो भी गया, लेकिन उस समय मुद्दा जरूर हुआ था। परमाणु परीक्षण किए जाने पर आर्थिक सहायता बंद भी कर दी थी। उसके बाद वित्तीय जो सहयोग है ना, वो सहयोग कहते हैं साहब यूरोपीय, उन्होंने तो भाई बाद में किया, लेकिन साथ में कहते हैं साहब मुख्यतः आर्थिक सहायता लेनी शुरू कर दी किसे, नाबार्ड से। नाबार्ड आदि हो गए जिसका मुख्यालय का मुंबई के अंदर है। तो पहले इसकी जो वित्तीय सहायता करती थी वो करता था यूरोपियन आर्थिक समुदाय, लेकिन परमाणु परीक्षण होने के बाद विदेशी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कई देशों ने आलोचना की। यूरोपीय जो संघ है उस संघ ने भाई वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया। तब जाकर कहते हैं मुंबई के नाबार्ड के द्वारा यहाँ पर आर्थिक सहायता दी जाने लगी। इसी राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना की ये रावी और व्यास के अतिरिक्त जो जल होता है उस जल का उपयोग किया जाता है। यानी पूछ ले कौन सी नदियों का है, तो रावी नदी, और साथ में नदी कौन सी है, व्यास नदी है। उसका जो अतिरिक्त जल है, यानी उस भाई रावी और व्यास का जो बचा हुआ जो जल है ना, उस जल से कहते हैं साहब इस सिंचाई नहर परियोजना चलाई जाती है। और ये इसका उद्गम है ना वो भागड़ा नागल हेड वृक्ष से किया जाता है। और इसका जो शिलान्यास है ना वो हुआ था 5 अक्टूबर 1989 को भिरानी गांव हनुमानगढ़ में, है ना। कहाँ पर हुआ था, 1989 में। आपका गांव याद रखना, भिवानी गांव, और करने वाली कौन है मित्रों, इंदिरा भाई राजीव गांधी जी के द्वारा हुआ था। और भिरानी गांव जो वर्तमान हनुमानगढ़ में ही है।
सुनील बेनीवाल कह रहे हैं रावी और व्यास नदी, बिल्कुल मैं फिर से कह रहा हूँ, रावी और व्यास नदी का जल अतिरिक्त अगर जल बच जाता है तो कहते हैं साहब इस सिंचाई परियोजना तो जल भी दे दिया जाता है। सर ये बाहर वाले सहायता कैसे देते हैं, उनको कुछ मिलता है क्या? गजब यार, कोई भामाशाह किसी की सहायता कर देता है तो कहता है साहब ये सहायता क्यों करें, इनको कुछ मिलता है क्या? साहब कईयों को सहायता करने में भी भाई अंदर से अच्छा फील होता होगा, है ना भाई। आर्थिक सहायता क्यों करता है, इसका तो कारण वो भाई हो सकता है या तो वही दे सकते हैं अच्छे से। वैसे इसका शिलान्यास हो गया था 1989 में, इसका उद्घाटन तो 2002 में सोनिया गांधी के समय कहते हैं 12 जुलाई 2002 को हुआ था, है ना। वैसे इसका उद्घाटन तो सोनिया गांधी के द्वारा, उद्घाटन है सोनिया गांधी के द्वारा 12 जुलाई 2012 को किया गया था। और मित्रों ध्यान रखना, वैसे ये राजीव गांधी जो सिद्धमुख नहर परियोजना है ना, ये सिद्धमुख नहर परियोजना जो नाम रखा था ना, ये भी कहते हैं साहब सोनिया गांधी के समय उसी समय रखा गया था। यहाँ से जो सिंचित जो स्थान है ना, वो तो एक तो नौर है और एक भादरा है, और हनुमानगढ़ के कहते हैं साहब 82 लगभग गाँव आ सकते हैं, और तारानगर और राजगढ़ जो चूरू में ना उसके 31 गांव है, तो लगभग कहते हैं साहब 113 गांव। तो ये कह सकते हो हनुमानगढ़ और चूरू, नोट करने लायक बात ये हनुमानगढ़ प्लस चूरू इन दोनों के लगभग 113 गांव के कहते हैं साहब सिंचाई होती है इसी राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से। उसी प्रकार एक और वितरिका है, लिफ्ट नहर कह सकते हो, और इसका निर्माण भी कहते हैं साहब नाबार्ड के सहयोग से हुआ था। यह है सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका, और इसका कह सकते हो साहब इसका जो निर्माण किया गया, निर्माण कार्य करवा लिफ्ट नेट निकाली गई है ना, ये वितरिका निकाली गई साहब नाबार्ड की सहायता से। और हम आपको बता दें राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना और सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका, है ना, ये इन दोनों की जो वर्तमान आर्थिक सहायता वित्तीय सहायता ना वो नाबार्ड के द्वारा ही की जा रही है। इधर आपके सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जनक आप जानते हो, याद करो साहब, बीकानेर निवासी डॉक्टर कंवर सेन, है ना, यहाँ डॉक्टर के इंजीनियर कंवर सेन, याद आ रहा कंवर सेन वही तो है साहब जिन्हें पहली बार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, है ना। और ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये भी हनुमानगढ़ से निकल रही है ना, और इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। इसका उद्गम पूछे तो हरिके बैराज से होता है, फिरोजपुर पंजाब से। हरिके बैराज उद्गम पूछे तो हरिके बैराज मित्रों कहाँ बताओगे आप, पंजाब के अंदर, है ना। यहाँ पूछे साहब राजस्थान में प्रवेश कहाँ होता है, तो मैंने आपको हनुमानगढ़ की सीमा पर एक गांव बताया था, आपको याद हो तो टिब्बी गांव, कौन सा गांव है, तो टिब्बी गांव हनुमानगढ़ से कहते हैं इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश होता है। और इसके संस्थापक बोलो, इसके जनक बोलो, वो तो मैंने बता दिया साहब इंजीनियर कंवर सेन है। ये शिलान्यास हो गया था साहब 31 मार्च 1958 को। उस समय तत्कालीन होम मिनिस्टर कौन थे साहब, गोविंद वल्लभ पंत थे। तो कहते हैं साहब इसी का जो शिलान्यास की बात कर रहा हूं मैं, शिलान्यास कहते हैं साहब 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया। उस समय यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस समय आपके प्रधानमंत्री थे ना, उस समय कहते हैं साहब इस नहर का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया। और कहते हैं साहब 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री कौन थे साहब, गोविंद वल्लभ पंत, इन्होंने कहते हैं साहब इसका भाई शिलान्यास किया। लेकिन इसके बाद में नाम परिवर्तन किया गया था 2 मई 1984 को। यानी ये जो इंदिरा गांधी जो नाम रखा गया ना, ये रखा गया था 2 मई 1984 को, 2 मई नहीं 2 नवंबर 1984 को नाम रखा गया। और लगभग ये 649 किलोमीटर है, लगभग क्यों कह रहा हूँ कि साहब इसकी लंबाई भी आपको ध्यान होना चाहिए साहब, बढ़ती घटती रहती, कारण क्या कई बार भाई इस नहर को और आगे भाई राजस्थान में अंतिम छोड़ तो बढ़ाया भी जा रहा है ना। और राजस्थान में इसकी लंबाई कहते हैं साहब 480 किलोमीटर है। इधर आ जाओ, राजीव गांधी नहर परियोजना है, इसका शिलान्यास उद्घाटन किया था 1958 में, नाम परिवर्तन हो गया था 2 नवंबर 1984 को। ये लगभग कहते हैं साहब पूरी इसकी जो लंबाई है वो 649 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में पूछे तो 480 किलोमीटर है। और कुल लिफ्ट नहरें पूछे कितनी है, 7 लिफ्ट नहरें हैं, और इसकी शाखाएं पूछे कितनी बताओगे, 9 शाखाएं हैं। हाँ, और आगे चलते हैं। उसी प्रकार एक नौहर सहसा लिफ्ट नहर परियोजना भी है ना। और ये जिसका जो नया नाम है ना, वो चौधरी कुंभाराम आर्य के नाम से हो गया, चौधरी कुंभाराम आर्य,
अब देखना साहब, ये जो सहसा लिफ्ट नहर परियोजना है ना, ये चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर बन गई है। इसके लाभान्वित जो जिले है ना, वो आपके तो हनुमानगढ़, एक चूरू और बीकानेर है। यानी हनुमानगढ़ के साथ ही साथ आपके चूरू, और चूरू के साथ साथ आपके हो जाएगा कौन सा, बीकानेर है। तो इन तीनों ही कहते हैं साहब जिले ये लाभान्वित है इसी लिफ्ट नहर से, और वितरिकों को शामिल करने में ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर भी बन जाती है ना। और INGP, ये जो ING बोले वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, हनुमानगढ़ में जो शाखा है ना, वो शाखा मित्रों है कहाँ पर, राउसर के अंदर। कौन सर के अंदर है, राउसर। तो ये राउसर जो शाखा है ना, इसके बारे में कहा जाता है, ये जो हरिके जो बैराज बांध है ना, उस बांध से मसीता वाली हेड तक राजस्थान फीडर नाम से जाना जाता है, और मसीता वाली भी मित्रों हनुमानगढ़ में ही है। और आगे चलते हैं। उसी प्रकार हनुमानगढ़ जिले के मुख्य मेले भी है। सबसे बड़ा मेला तो बता दिया साहब, गोगामेडी का मेला। गोगामेडी का मेला कहाँ लगता है, नौर के अंदर, नौर वर्तमान का हनुमानगढ़ के अंदर। और ये मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। उसी प्रकार एक भद्रकाली का मेला है, ये लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी व नवमी के दिन। और मैंने आपको पहले कहा था, भद्रकाली पूरे राजस्थान में एकमात्र भद्रकाली का मंदिर बना हुआ है, और ये हर माह लगता है, ध्यान रखना, ये मैंने पहले बता दिया था, हर माह। और वैसे ध्यान रखना, मुख्य लगता है चैत्र शुद्ध अष्टमी और नवमी को, लेकिन बाकी तो हर माह ही कहते हैं साहब। यहाँ पर लोग अष्टमी और नवमी को इकट्ठे होते हैं। ब्राह्मणी माता का मेला प्रत्येक माह के शुक्ल अष्टमी को लगता है, यहाँ ब्राह्मणी माता को वही सिस्टम है। शीला माता का मेला प्रत्येक गुरुवार को लगता है, याद करो वो शीला माता, जिसे शीला दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और आगे चलते हैं। हनुमानगढ़ जिले से गुजरने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, नेशनल हाईवे 54 पठानकोट बठिंडा और हनुमानगढ़ तक है ना। और एक ही नेशनल हाईवे गुजरता है आपके, कितना कौन सा भाई, 54 वाला। और इसके साथ ही साथ भाई चर्चा करें तो वैसे देखना, वैसे वो जो हाईवे था ना, उसमें राजस्थान लंबाई लगभग 35 किलोमीटर मानी जाती है, पंजाब 150 किलोमीटर लगभग है, बिल्कुल। हाँ, इधर जब बात करें साहब महान व्यक्तित्व की, तो यहाँ के एक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे हुए डॉक्टर राम प्रताप जी, इनका जन्म हुआ 5 मार्च 1943 को। और आप पिछली जो वसुंधरा सरकार थी ना, उस सरकार में कहते हैं साहब सिंचाई मंत्री रहे हुए थे। कौन से मंत्री थे, तो पूर्व सिंचाई मंत्री थे, यानी बीजेपी पार्टी से कह सकते हो, वसुंधरा सरकार में कह सकते हो। उसी प्रकार यहाँ पर सोपत सिंह गोदारा, जन्म 27 जनवरी 1927 और मृत्यु 26 मार्च 2006 को। जैसा कि सोपत सिंह गोदारा बहुत बड़े कह सकते हैं साहब, सामाजिक नेता भी माने जाते हैं, समाज सेवक माने जाते हैं, किसान नेता माने जाते हैं। आप एक बार नहीं बल्कि 4 बार विधायक रह चुके हैं, 1957 में, 1962 में, 1977 में, 1985 में। और MP बोले तो कैसे सांसद रहे हुए आप 1989 के अंदर बीकानेर से, आप बीकानेर से सांसद भी रहे हुए भाई। यहाँ अपने हनुमानगढ़ से कहते हैं MLA भी रहे हुए हैं, और अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी, उपाध्यक्ष भी रहे हुए हैं। और 1968 ईस्वी में इंदिरा गांधी एक जमीन नीलामी कानून के विरुद्ध प्रदर्शन में गिरफ्तारी भी इन्होंने दी थी, है ना। तो जमीन नीलामी कानून था, उस कानून के विरुद्ध इन्होंने गिरफ्तारी भी दी थी। और शोपत सिंह का नाम कहते हैं गढ़साना कांड में भी आता है, याद रहो, श्री गंगानगर वाला जो 2004 में हुआ था, कहते हैं साहब वहां पर एक किसान नेता भी शहीद हुआ था, याद रहो साहब। कल परसों मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा आयोग था, RS केजरीवाल आयोग, याद आ रहा है। तो ये सोपत सिंह कहते हैं साहब, ये जो सोपत सिंह है ना, इन सोपत सिंह भाई का गढ़साना कांड में भी कहते हैं साहब उन किसानों के मसीहा के रूप में भी नाम आया था। 1988 में कहते हैं साहब किसानों ऋण माफी के लिए आंदोलन भी किया था। 2002 में इंदिरा गांधी के नहर संबंधित गढ़साना की अगुवाई भी की थी, है ना। बाद में 2004 में तो गोली कांड हुआ था, है ना। तो गढ़साना कांड में कहते हैं साहब जो गढ़साना जो आंदोलन हुआ था पानी को लेकर, उस पानी में आंदोलन का नेतृत्व करने वाला आप शोपत सिंह ही तो थे। 1997 सिख छात्रावास फायरिंग में भाई मृत्यु हुई थी कान्हाराम की, और उनसे संबंधित कहते हैं साहब 1 लाख किसानों ने घेराव किया था, कहते हैं साहब सांसद का। तो कहते हैं साहब ये घेराव करने वाले किसान नेता शोपत सिंह ही थे। तो आपका नाम गढ़साना कांड में भी आता है, और कान्हाराम कहते हैं साहब गोली कांड में भी इनका नाम भाई इनकी कह सकते हो साहब किसान नेता के रूप में इनका नाम लिया जाता है। तो बहुत बड़े उस कह सकते हो साहब हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर बेल्ट के बहुत बड़े किसान नेता माने जाते हैं आपके शोपत सिंह। और आगे चलते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र, वैसे देखना फलों की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। मरुगंगा का प्रवेश द्वार भी है। राजस्थान में खेल का सामान हनुमानगढ़ जिले का प्रसिद्ध है, बिल्कुल प्रसिद्ध है।
राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ में सेम प्रवाही क्षेत्रों में जल निकासी हेतु इंडो डच जल निकासी परियोजना नीदरलैंड के आर्थिक सहयोग से प्रारंभ की गई है। खेर खेड़ा गांव हनुमानगढ़ टिब्बी तहसील में स्थित है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का परिवेश इसी गांव से माना जाता है। यानी परिवेश टिब्बी में होता है, लेकिन टिब्बी में कोई गांव पूछे ना तो बता देना साहब खेर खेड़ा गांव। तलवाड़ा झील वो हनुमानगढ़ की है। ये एक ऐसी झील है जो एक नदी द्वारा निर्मित है और हनुमानगढ़ में घग्गर नदी बहती है। इस नदी के द्वारा ही तलवाड़ा झील का निर्माण हुआ। बिल्कुल थोड़ी देर पहले बता दिया। सरस्वती नदी के प्राचीन भाव क्षेत्रों में 18वीं शताब्दी स्थापित शीला माता का मंदिर सामाजिक सद्भावना का प्रतीक है। थोड़ी देर पहले देखा था, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग शीला पीर की दरगाह मानते हैं और हिंदू समुदाय के लोग है वो शीला माता भी शीला माता के नाम से पूजा करते हैं। शिवलिंग की भी पूजा होती है। अच्छा, शिवपुर सिंह के सहयोग से कविता कह रही है पीलीबंगा स्टेडियम की भी स्थापना हुई थी। बहुत अच्छी बात है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर में खालसा पंथ के संस्थापक नानक देव व 10वें गुरु गोविंद सिंह के आगमन की स्मृति में 1730 ईस्वी में ऐतिहासिक गुरुद्वारा स्थापित करवाया गया। वैसे कहते हैं साहब, वास्तव में यहाँ नाम तो आता 10वें गुरु गोविंद सिंह का, लेकिन कहीं के कहते हैं साहब गुरु नानक देव का भी नाम दिया हुआ है ना। तो कहते हैं वैसे खालसा पंथ के संस्थापक है गुरु गोविंद सिंह या नानक देव का नाम तो बहुत कम आता है। वैसे गुरु नानक तो है सिख संप्रदाय के संस्थापक कह सकते हो। बाकी खालसा पंथ के प्रवर्तक या संस्थापक पूछे ना तो गुरु गोविंद सिंह ही बताना है ना। हनुमानगढ़ जिले को सर्वाधिक सिंचाई सुविधा बागड़ा नांगल परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना से ही होती है। तो इस चैनल पर आए हुए तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। साधुवाद।